ऑल राइट स्टूडेंट्स, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है अभी तक, तो लास्ट लेक्चर में आ गए हैं। फाइनली ये चैप्टर खत्म होने वाला है। मुझे तो लग रहा था यार ये नेवर एंडिंग लग रहा है, तो चलते ही जा रहे हैं, हम तो पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनली अब लग रहा है कि नहीं, ये चैप्टर एंड हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। तो मुझे भी था कि आपको मैक्सिमम इसमें पता होना चाहिए। कीवर्ड्स हमने हाईलाइट कर लिए, कितने सारे तो चार्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए। हम काफी कुछ नोट्स बनाते ही जा रहे हैं साथ साथ में। ये जो भी मैं आपको लिखवा रही हूं ना, ये आप देखना मेरे को एग्जाम टाइम पे बहुत याद करोगे। आप बोलोगे मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतने सारे नोट्स लिखवाए, सब कुछ याद आ रहा था एग्जाम में। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये जो मेथड मैं यूज कर रही हूँ ना, यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है। इसमें इतने सारे नोट्स हम बना रहे हैं, टेक मॉड्यूल के क्वेश्चंस, कंपाइलर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ डिस्कस किया है लेक्चर में। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके। फ्रैंकली मैं आपको बोलूं तो आपको तो पसंद आ ही रहे, आई एम श्योर, लेकिन आपको आपको अंदाजा नहीं होगा मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना। जैसे मुझे चाहिए था वैसे लेक्चर्स सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, डिटेल में हो रहे हैं, नोट्स भी हम बना रहे हैं, जो जो एक्चुअल फॉर्मेट्स है, फॉर्म्स हैं, वो देख रहे हैं, प्रोसीजर्स देख रहे हैं। इतना प्रैक्टिकली मुझे था कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस भी हमने सारे सॉल्व कर लिए। अभी आपको एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम टेलिंग यू, गारंटीड एग्जामिशन आएगी आएगी, यही पकड़ के चलो, ये ऐसे ही पढ़ना। फिर चलो वोटिंग कर लेते हैं आज। अभी हमने प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग तो देख लिए कि नोटिस क्या होता है, कोरम कैसे होता है, प्रॉक्सी के क्या प्रोविजंस है। अब देख लेते हैं कि वोटिंग के क्या मेथड्स है, कैसे वोटिंग होती है ना। वोटिंग मे बी बाय शो ऑफ हैंड्स, जो सबसे इजी है, कन्वीनियंट है। और मुझे लगता है ना क्लास में भी जब हम आते हैं तो हाउ मेनी आर इन फेवर, चलो हैंड्स रेज करो, तो हम हैंड्स रेज कर देते, कितना कन्वीनियंट होता है, पता चल जाता है। लेकिन उस कंपनी में जिसमें हजारों लाखों शेयर होल्डर्स है, सबको बोलेगे हाथ ऊपर करो, कैसे करोगे यार? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स पॉसिबल नहीं है। प्रॉक्सी में हमने पढ़ा था, मेरे पास अगर 30 लोगों की प्रॉक्सी है तो मैं हर एक के लिए शो ऑफ हैंड्स तो नहीं कर सकती। मेरे पास 30 हाथ नहीं है, मैं 30 बार ऊपर नीचे भी नहीं कर सकती। वो बहुत ही इनकन्वीनियंट मेथड हो जाता है ना। इन दैट केस अ पोल में बी डिमांडेड, ये इतना हमने पढ़ा था। एक और मेथड है पोस्टल बैलेट का। ठीक है, पोस्टल बैलेट में क्या होता है, हम मेंबर्स को बोलते हैं देखो हम चाहते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। आजकल किसको टाइम है कि आएगा मीटिंग अटेंड करेगा? हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं। कोई रेजोल्यूशन तो का एक्ट ही बोलता है कि पोस्टल बैलेट से लेना है आपको। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं। तो हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं, तो हम बोलते हैं मेंबर्स को देखो तुमको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं, हम मीटिंग ही नहीं करेंगे। ठीक है, मीटिंग ही नहीं करेंगे, तुम पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिकली वोट करके हमें वो वोट्स दे दो, बट वी वांट कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। अभी क्या ना, प्लेस ऑफ मीटिंग पे आना, खर्चा करके, इतना टाइम स्पेंड करके कोई नहीं आता। इस तरीके से एटलीस्ट वो वोट कर लेंगे। फिर हम एक और मेथड ऑफ वोटिंग पढ़ेंगे जो ई वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मीटिंग तो देखो मेरे को करनी है, लेकिन मैं मेंबर्स को बोलती हूँ कि तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं आने का तो तुम इलेक्ट्रॉनिकली घर से ही वोट कर दो। मैम अभी तो आपने बोला पोस्टल बैलेट में ऐसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में। पोस्टल बैलेट में तो हम मीटिंग ही नहीं करते, हम मेंबर्स को सिर्फ बोलते पोस्ट कर देना ये तेरा वोट, या फिर तू इलेक्ट्रॉनिकली जाके लॉग इन करके हमको वोट कर देना। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मीटिंग होती है, लेकिन एक फैसिलिटी दी जाती है, अगर आपको नहीं आना है, आपको नहीं जम रहा आने के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट करके हमें दे देना। ठीक है, दोनों में फर्क है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। नाउ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, जब तक पोल की डिमांड नहीं आ जाती, जब तक पोस्टल बैलेट की कोई कंपल्शन नहीं आ जाती, जनरली हम प्रेफर करते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो सेक्शन 107 मुझे क्या बोलता है? सेक्शन 107, एट एनी जनरल मीटिंग, ठीक है, ये जनरल मीटिंग की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, a resolution may be put to vote in the first instance by show of hands। तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस है show of hands, unless a poll is demanded under section, दूसरे हाईलाइट कर लेते हैं, a poll is demanded under section 109। आगे मेथड पढ़ेंगे, पोलिंग का भी मेथड होता है। ऐसे भी पोल डिमांड कर दो नहीं होता है, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, वो पोलिंग करवाता है, पोलिंग के पेपर्स आते हैं, उनको काउंट करो, रिपोर्ट बनाओ, खर्चा है, प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। या फिर अनलेस वोटिंग इज कैरिड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108, ये रिमोट ई वोटिंग की बात हो रही है। अब लोग वोट कर ही रहे हैं तो फिर वहां से ही वोटिंग करवाओ। लेकिन मैम आपने बोला था ना कि रिमोट ई वोटिंग में मीटिंग तो होती ही है,
तो जब मीटिंग के लिए वो अटेंड करने आते हैं ना, तो हम उनको ये नहीं बोलते शो ऑफ हैंड से करो, फिर हम बोलते हैं या तो हम पोल करवा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वोट करवा लेंगे, या बैलेट से मंगा लेंगे जो लोग नहीं कर सकते वोट। तो इन दिस केस वैसे तो हम शो ऑफ हैंड से ही वोटिंग करना प्रेफर करते हैं, अनलेस पोल से करवाने की रिक्वेस्ट आई है, एक मेंबर की नहीं, एक सेट ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स से रिक्वेस्ट आई है, या फिर कंपनी बोलती है यार हमारी तो बहुत बड़ी कंपनी है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं कर सकते, रिमोट ई वोटिंग करवाओ। सो इन दिस केस रिमोट ई वोटिंग से वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, यहां पर हमें एक और चीज नोट करनी है, पहले भी डिस्कस करी है हमने, शो ऑफ हैंड से जब वोट करते हैं ना तो 1 मेंबर 1 वोट होता है। भले मेरे पास कितने भी शेयर्स हो, 1 मेंबर 1 वोट। मेरे पास 1 शेयर है तो भी मैं वोट कर रही हूं, आपके पास 1000 शेयर है तभी आप वोट बाय शो ऑफ हैंड्स में 1 मेंबर 1 वोट ही काउंट किया जाएगा, अनफेयर है। 1 शेयर वाले की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस और 1000 वाले शेयर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस। तो वो बोल सकते हैं नहीं भाई पोल करवाओ, मेरे जैसे और भी हैं, जितना हमारा शेयर इन कैपिटल है उतने वोट्स हमको मिलने चाहिए, उतना हमारा इंपॉर्टेंट है ना डिसीजन। तो ठीक है, इन दैट केस पोल की डिमांड कर लो। इन दिस केस हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स 1 मेंबर 1 वोट। ठीक है, 1 मेंबर 1 वोट, कितने भी शेयर्स होल्ड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फिर जो ज्यादा शेयर होल्ड करता है वो पोल की डिमांड कर सकता है, ये बोल के कि भाई मेरे पास भी वोटिंग की पावर होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो रही है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है, तो चेयरमैन मीटिंग के मिनट्स में लिख देगा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हुई थी। उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कितने लोगों ने वोट किया, हाउ मेनी इन फेवर, हाउ मेनी अगेंस्ट। चेयरमैन बोल रहा है ना उसने वोटिंग करवाई है बाय शो ऑफ हैंड्स, मान लो, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसने बोला है, मिनट्स में लिखा है, तो होगी की होगी ऐसे वोटिंग उसने की करवाई होगी ना। अ डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन of passing the resolution on show of hands, entry to that effect in the minutes book, that is conclusive evidence। हम तुमसे प्रूफ नहीं मांग रहे, हम तो तुमसे ये भी नहीं मांग रहे कि हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर एंड हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, हम कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, आप बोल रहे हो हम मान रहे हैं। कैन इंसॉल्वेंट वोट एट द मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, इंसॉल्वेंट के शेयर्स वैसे तो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास चले जाते हैं, लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर में है तब तक तो वो एज अ मेंबर आ सकता है ना वोटिंग करने। डिविडेंड तो ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा, डिविडेंड तो इसको मिलेगा ही नहीं। यस, कंसिडरिंग दैट ही इज नो लॉन्गर ही नो लॉन्गर हैज एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, डिविडेंड तो उसको नहीं मिल रहा है, वो हम कंसिडर करते हैं। इंसॉल्वेंट कैन वोट प्रोवाइडेड हिज नेम इज अपियरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अगर नाम आता है तो कर सकते हो वोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं आपको रोक रहा है। अच्छा, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये करने से पहले ना मुझे लगता है वोटिंग बाय पोल कर लेते हैं, क्योंकि इधर इतनी बार मेंशन हुआ है ना वोट बाय पोल, तो मुझे लगता है कि हमें क्यूरियोसिटी भी होगी कि कैसे करेंगे। तो वोटिंग बाय पोल कर लेते, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आते। तो 109 पे देख लो, चलो। ओके, डिमांड फॉर पोल सेक्शन 109। क्या हमको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं? सारे 107, 8, 9, 10 याद रखने ही पड़ेंगे आपको। पोल इज डिमांडेड। अच्छा, पोल क्या होता है? आपको एक पोलिंग पेपर दिया जाएगा। ओके, मेरे पास सारे फॉर्मेट्स है, मैं आपको दिखाऊंगी कि पोलिंग पेपर कैसे दिखता है, पोस्टल बैलेट का फॉर्म कैसे दिखता है, तो वो मैं सब दिखाऊंगी। एक नोटिस है जहां पर कंपनी रिलायंस डिक्लेयर करे कि भाई सुनो मीटिंग है, आ जाना, इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकते हो। तो सबके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड फॉर पोल। अच्छा, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करना आपको पोल करवानी है। एक मेंबर आया, क्या हम उसकी बात मान लेंगे? नहीं। लॉ बोलता है कि जितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स है अगर वो आते हैं तो हम पोलिंग करवाएंगे। ठीक है, कब करवा सकते हो? देखो, बिफोर, मेरे पास नोट है, वो पहले पढ़ ले फिर ये करें। मैंने ना लिख के रखा है क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन पे मैं ज्यादा ध्यान दूं रेदर देन मेकिंग यू राइट। हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से तो हम सेटिस्फाइड है ही नहीं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 शेयर 1 वोट वाले को भी उतनी ही राइट्स मिलेंगी जितनी जिसने 10,000 शेयर्स होल्ड किया। सो वी डोंट थिंक दैट दिस इज अ वाइज वे फॉर कंडक्टिंग द वोटिंग। तो अगर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन अगर रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को तो हम वोटिंग बाय पोल कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर नोट,
हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये वाला पहले लेंगे। तो डिमांड फॉर पोल कौन और कब कर सकता है? You can demand the poll either before or on declaration of the result of voting on any resolution by show of hands. मैंने ये नोट इस तरीके से बनाया है कि आप इसको इजीली सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो पोल है ये कब डिमांड कर सकते हो? आइदर बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सपोज बाय वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स एक ऐसा रिजल्ट आता है जो आपको लगता है कि यार ये तो सही है ही नहीं, कितने सारे प्रॉक्सीज आए थे अटेंड करने, वो तो वोट ही नहीं कर सकते बाय शो ऑफ हैंड्स, तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत सही टेक्निक होगा फॉर वोटिंग। तो इसलिए फिर हमने बोला नहीं नहीं पोल करवाओ। किसको हमने ये ऑर्डर दिया? हमने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि सर चेयरमैन आप प्लीज पोल करवा दो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये जो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है ये करेक्ट मेथड ऑफ वोटिंग है। कभी कभार तो चेयरमैन को खुद ही लगता है यार ये सही तरीका नहीं है वोटिंग करवाने का, तो वो खुद ही बोल सकता है ऑन हिज ओन कि नहीं भाई पोल करवाते हैं। वोटिंग मे बी ऑर्डर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन, तो कोई और बोले तो भी चलेगा, या फिर वो खुद ही बोल सकते कि नहीं वोटिंग इस तरीके से होनी चाहिए, पोल से होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड्स तो सही तरीका है ही नहीं। आई गिव यू टाइम टू राइट। पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो, राइटिंग में ध्यान मत दो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। तो यहां पर चेयरमैन खुद बोल सकता है या फिर चेयरमैन को स्पेसिफाइड पर्संस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो स्पेसिफाइड पर्संस कौन होंगे? इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो वो केस में मेंबर्स आइदर हु आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी पोल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें तो पोल करवाओ, उसी तरीके से वोटिंग करनी है। कितने लोग होने चाहिए? होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन और इक्वल टू ₹5 lakhs और वॉट एवर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक तो फिलहाल कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है। सिर्फ बेसिकली ये जो वोटिंग पावर हो या पेड अप शेयर कैपिटल है, ये हमने ऑप्शंस इसीलिए दिए हैं ताकि आपके पास अगर 5 लाख या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल, तो आप एक अकेले भी आ सकते हो और बोलो कि वोटिंग करवाओ मेरे पास इतना ज्यादा कैपिटल है, या फिर आपके पास 1/10 और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट जहां पर डीवीआर इशू किए गए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। तो ये बेसिकली वहां पर काम आता है व्हेन वी हैव इशूड शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो आप एक मेंबर हो या आप प्रॉक्सी हो, होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन और इक्वल टू ₹5 लाख, आप पोल की रिक्वेस्ट करोगे तो हम पोल से वोटिंग करवा लेंगे। मेरे कंपनी में तो शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो मेंबर खुद या प्रॉक्सी हमको आके अगर बोलता है तो पोल करवाएंगे। कितने लोग आएंगे? होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ये कैपिटल वाला पॉइंट तो इधर आएगा ही नहीं क्योंकि द कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। तो अगर यू आर होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, आप हमको रिक्वेस्ट करते हो तो हम वोटिंग बाय पोल करवा लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है? देखो ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी लिखा है। सपोज मेरे मीटिंग में 3 एजेंडा वाले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। मेरे एजेंडा में 3 बिजनेसेस हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। अब मैंने पहले ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को वोट बाय शो ऑफ हैंड्स किया। लोगों ने बोला यार ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, पोल करवाओ। मैंने बोला ठीक है पोलिंग से वोटिंग कर लेते। इसको करने में लग गए 3 घंटे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पहले मैंने वोट बाय शो ऑफ हैंड्स करवाया, फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, इसका पोल करवाओ। पोलिंग करवाई, लग गए 4 घंटे वहां पर। बोला नहीं नहीं नेम ऑफ चेंज है ना, पहले वोट बाय शो ऑफ हैंड्स करेंगे, नहीं नहीं ये सही तरीका नहीं है, पोल करवाओ। ऐसे करके 12 घंटे पहले हम वोटिंग करवा रहे हैं बाय शो ऑफ हैंड्स, फिर वो बोलते नहीं पोल करवाओ। ऐसे ही टाइम निकल गया, 12 घंटे लोग मीटिंग करने ही बैठे हुए हैं वहां पर। ये तो बहुत फनी है, ये तो अनरीजनेबल है। क्या होता है, एक्सपीरियंस से चेयरमैन को पता चल जाता है कि ये ऑडियंस है ना, ये शो ऑफ हैंड से मानने वाली नहीं है, तो वो पहले शो ऑफ हैंड्स करवाते हैं, फिर लोग पोल की डिमांड करते हैं। तो चेयरमैन बोलते हैं रुक जाओ, बाकी के एजेंडा के आइटम्स आप एक बार देख लो, अगर आपको लगता है इनमें भी पोल करवानी है तो तीनों का एक ही साथ एक ही पोलिंग पेपर में हम वोटिंग करवा लेंगे ना, टाइम भी सेव होगा और उसमें एफर्ट भी कम लगेगा। कि पोल करवाना इतना इजी नहीं है, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करो, फिर वो पोलिंग पेपर देगा, आप पोल करोगे, वो काउंटिंग करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, पूरा प्रोसीजर होता है। तो इससे तो अच्छा है कि आप हमको एक ही साथ बता दो आपको कैसे करना है। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। तो चेयरमैन कैन आइदर होल्ड और पोस्टपोन द
पोल, वो पोस्टपोन मतलब ऐसा नहीं कि अगले 4 दिन के बाद आके मिलेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे हम। चेयरमैन कैन डिसाइड टू कंसिडर ऑल द मैटर्स फर्स्ट, कि भाई सब पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एंड कंडक्ट पोल ऑन ऑल मैटर्स दैट डिमांड वोटिंग बाय पोल। तो अगर आपको लगता है कि इन दोनों को वोटिंग बाय पोल करना है तो ठीक है, इनको एक साथ करवा लेंगे। ये जो है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से क्लोज कर देते हैं, एक बार रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो फिर हम बोलेंगे कि जो एक साथ पोल के मैटर्स है ना, उनको एक ही साथ हम डिस्कस कर लेंगे, पोल करवा लेंगे। वी कैन इंक्लूड ऑल द मैटर्स ऑन विच पोल इज डिमांडेड इन वन सिंगल पोलिंग पेपर। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, मैंने ओन वर्ड्स में लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके अब 4 महीने बाद पढ़ोगे तो ये सब याद आना चाहिए, उस हिसाब से मैंने वर्डिंग्स फ्रेम की है। लेकिन ये जो भी रेजोल्यूशंस हैं, दे मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन बट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिमांड। टाइम लिमिट दिया हुआ है कि तुम पोस्टपोन कर रहे हो, इसको होल्ड पे रख रहे हो, लेकिन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो पोलिंग करवानी है। क्यों 48 आवर्स का टाइम दिया है? देखो, कल को तुम उठ के आ जाओ और बोलो नहीं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड नहीं, पोल करवाओ। हम प्रिपेयर नहीं थे स्क्रूटनाइजर के लिए, स्क्रूटनाइजर को अरेंज करना पड़ेगा, वो आएगा, पोलिंग पेपर प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो हमको लगा ही नहीं था कि पोल की रिक्वेस्ट आएगी। अरेंजमेंट करने में टाइम जाता है ना, इसीलिए हमने आपको टाइम दिया हुआ है। दे मे बी टेकन एट सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन। तो चेयरमैन बोल सकता है कि भाई तुम 12 घंटे के बाद आ जाओ, 24 घंटे के बाद, लेकिन चेयरमैन 48 आवर के आगे मत बुलाना किसी को। 48 आवर में तो मीटिंग पोल करवा लेना, ठीक है। तो इट विल बी टेकन एट सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन। वो बोल सकते 6 घंटे के बाद मिलते हैं वापस से, मैं स्क्रूटनाइजर का अरेंजमेंट करता हूं। तो जो भी टाइम आप दो, हम आने को तैयार है, 48 आवर्स से कम टाइम लेना, ठीक है। अच्छा, हम इन मैटर्स के लिए, जो अभी मैं हाईलाइट करने वाली हूं, हम इन मैटर्स के लिए पोल डिमांड नहीं कर सकते। अब एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, ये तो पोल डिमांड कर सकते, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हाँ, पोल डिमांड कर सकते, इमीडिएटली करवानी पड़ेगी आपको, आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग में मेंबर्स आए ही नहीं, कोरम प्रेजेंट ही नहीं था, मेरे को मीटिंग एडजर्न करनी पड़ी। अच्छा, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग ऐसे भी हो सकता है कि भाई हम बोले मेंबर्स आ गए हैं, कोरम भी प्रेजेंट है, फिर हमने बोला ये मैटर ना अभी फाइनल नहीं कर पाएंगे, बाद में एक बार फिर मिलते हैं। या फिर बहुत जोर से बारिश चालू हो गई, सब ट्रेन्स बंद हो गई, मेंबर्स बोले हमको घर जाना है, तो हम बोले ठीक है, एक काम करते कल फिर से मिलते हैं। तो पोल अगर आपको करवानी है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, तो ये आप इमीडिएटली करवानी पड़ेगी, क्योंकि मीटिंग एडजर्न हो रही है, ठीक है। तो रीजंस क्या दिए मैंने आपको कि मैटर बहुत लंबा चल रहा है, अभी थक गए हैं हम, बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई है, कल फिर से मिल लेंगे। जब एडजर्नमेंट की बात आती है तो चेयरमैन ये नहीं बोल सकता 2 घंटे के बाद हम पोल करवाएंगे, भाई इमीडिएटली करवानी पड़ेगी आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, दैट चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय शो ऑफ हैंड अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। तो बाय शो ऑफ हैंड उसको हम अपॉइंट करेंगे। अगर किसी को लगता है कि शो ऑफ हैंड सही मेथड नहीं है तो फिर आप पोल करवा लो। तो चेयरमैन ये नहीं बोल सकता पोल ना बाद में करवाएंगे 2 घंटे के बाद, अरे तब तक तू क्या सारे रेजोल्यूशन पास करवा देगा और बोलेगा अभी अभी पोल करके चेयरमैन सिलेक्ट करो, उसके लिए क्या काम बाकी रह जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसके लिए पोल जब रिक्वेस्ट हुई तब इमीडिएटली हो जानी चाहिए, आप उसको पोस्टपोन या होल्ड पे नहीं रख सकते। तो रिक्वेस्ट आई है, इमीडिएटली आपको पोल करवाना पड़ेगा। These shall be taken immediately. We cannot hold these matters. Otherwise, what will happen? Chairman will conduct all the matters और फिर बाद में बोलेगा अभी हम पोल से चेयरमैन नया वाला सिलेक्ट करेंगे। ये क्या बात हुई? वो नहीं हो सकता। तो ये आपको लिखना है तो लिख लो। ये प्रोविजंस वैसे आने के चांस कम होते, लेकिन आजकल कुछ नहीं छोड़ सकते भाई, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, लिख लो। ठीक है, अभी कंटिन्यू राइटिंग। लास्ट का पार्ट है। एंड दिस पार्ट कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, वो देख लेना। डिमांड फॉर पोल के नोट्स लिख लो।
चलो, हो गया सब कुछ लिख के। अब हम थ्योरी पढ़ के इसमें से कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे। बिफोर हाईलाइट करो, बिफोर, या फिर ऑन डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स। तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है, आपको उसके पहले, रिजल्ट के पहले या रिजल्ट आते ही, a poll may be ordered, okay, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting either on his own motion, वो तो या तो खुद बोल सकता है, or it may be ordered on demand made by a specified number of persons। कितने persons चाहिए मुझे? अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, ओके, कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, देन मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एटलीस्ट 5 लाख और हायर अमाउंट एज मे बी, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो मोर देन और इक्वल टू 5 लाख अगर आपने पे अप किया है, इतने लोग अगर हमको ऑर्डर करते तो फिर चेयरमैन पोल करवा लेगा। लेकिन कोई दूसरी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल ही नहीं है, देन इट विल बी बाय मेंबर्स होल्डिंग एट लीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, क्योंकि शेयर्स तो है ही नहीं, तो होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर से रिक्वेस्ट आई है तो हम पोल करवाएंगे। जो पोल की रिक्वेस्ट दे रहा है, इट मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु हैज मेड द डिमांड। पहले उसने डिमांड कर दी, फिर उसको लगा नहीं, जरूरत नहीं थी, वैसे वो विदड्रॉ भी कर सकता, अच्छा है हमारा टाइम बच गया। अ पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ये तो मैंने आपको लिखवाया भी था, अगर हमने एडजर्नमेंट के लिए मीटिंग करवाई है या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, क्या मैं उसको पोस्टपोन कर सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद करेंगे? नहीं, वो तो इमीडिएटली लेनी पड़ेगी। हाउएवर अ पोल डिमांडेड फॉर एनी अदर पर्पस मे बी टेकन एट सच, हम हाईलाइट कर लेंगे, ये इमीडिएटली को हाईलाइट करो, ठीक है। दूसरा क्या हाईलाइट करेंगे? पोल डिमांडेड फॉर एनी अदर पर्पस, this shall be taken immediately, this shall be taken as may be directed by the chairman but within 48 hours of poll। ये तो मैंने नोट में आपको करवा दिया था। chairman will appoint a scrutinizer for observing poll and the votes to be given, वो काउंट करेगा और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो रूल 21 हमको बताता है द मैनर इन विच द चेयरमैन शैल गेट द पोल स्क्रूटनाइज। तो पोल कैसे करवानी है, उसका पोलिंग पेपर सब हम पढ़ेंगे, पोलिंग पेपर दिखाऊंगी आपको। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू एवरीथिंग, पहले पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट्स विल बी डीम्ड टू बी टेकन टू बी डीम्ड विल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। रूल 21 पढ़ लेते हैं। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? स्क्रूटनाइजर कोई भी हो सकता है, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी या कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आगे स्क्रूटनाइजर के लिए पोल करवा सकती है। तो क्या होता है कि हम पोलिंग पेपर देते हैं, उसमें रेजोल्यूशंस क्या पास करनी है वो सब प्रिंटेड होता है, आपको सिर्फ टिक करना है, मेरे को ये रेजोल्यूशन में फॉर में वोट करना है, ये रेजोल्यूशन में अगेंस्ट में वोट करना है। तो पोलिंग पेपर मैंने आपको दे दिया, आप उस पर टिक कर दोगे, आप उसको फोल्ड कर दोगे। जो प्रॉक्सीज आए हैं वो मेंबर की इंस्ट्रक्शन देगी, अच्छा मेंबर ने इस पे फॉर में वोट किया, टिक कर दो, इसमें अगेंस्ट में कर दिया, टिक कर दो। वो फोल्ड करके एक डब्बे में डाल देंगे। डब्बा पहले हम दिखाएंगे, देखो खाली डब्बा है, उसको लॉक करके रख देंगे, उसमें आके आप अपना पोलिंग पेपर डाल दो। फिर स्क्रूटनाइजर उसको विटनेस के प्रेजेंस में ओपन करेगा, पोलिंग पेपर को काउंट करेगा, डिसाइड करेगा वेदर द रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट, उतने नंबर ऑफ वोट्स आने चाहिए। फिर एक बार अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके रिपोर्ट और पोलिंग पेपर वो कंपनी को रिटर्न कर देगा। स्क्रूटनाइजर शैल बी प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, भाई पता तो चले कि मेंबर्स कौन है, वही वोट कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए मेरे को अटेंडेंस रजिस्टर भी लगेगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर हमको दिया, हम उसको देंगे, और अटेंडेंस रजिस्टर मेंबर्स का और प्रॉक्सी का। अब ये क्यों हमको देना है? देखो पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कि कौन मेंबर्स हैं और मेंबर्स ही अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, और जो अटेंड कर रहा है वही वोट कर रहा है कि नहीं। स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, ताकि वो सिग्नेचर साइन करना पड़ता है ना, तो पता तो चले कि जो दे रहा है हमको फॉर्म वो एक्चुअली मेंबर है कि नहीं। स्क्रूटनाइजर पोलिंग पेपर्स अरेंज करेगा इन फॉर्म MGD12, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू ऑल द मेंबर्स, प्रॉक्सीज, फर्स्ट होल्डर इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग। वो लोग वोटिंग करेंगे, टिक करेंगे, फिर वो रिकॉर्ड रखेगा बाय इनिशियलिंग इट। अभी आपने टिक कर दिया, आप मेरे को पेपर दे दोगे, मैं उधर इनिशियल कर दूंगी, इससे मिल गया, डब्बे में डाल दो, ताकि पता चले कि ये पोलिंग पेपर जेन्युइनली हमें स्क्रूटनाइजर को मिला और उसने ही वो डब्बे के अंदर डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेंबर ने 3-4 पोलिंग पेपर्स ले लिए, वो सब में टिक कर रहा है, मैं डालता हूं ना, मैं डालता हूं, हम डालेंगे।
तो हम उससे लेंगे पेपर। अच्छा कितने मेंबर है, 2 मेंबर तो 2 पोलिंग पेपर, एक ही मेंबर है तो 4 क्या कर रहे हैं आपके पास में। तो ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है हमको। तो वो इनिशियल करके डब्बे में डाल देगा। देन ही शैल लॉक एंड सील एन एम्प्टी बॉक्स, उसके अंदर डाल देंगे। He will open the polling box in the presence of 2 persons as witnesses after the voting is over. उनके प्रेजेंस में हम ये ओपन करेंगे। Scrutinizers will count the vote. Okay, he will count the vote. He will prepare the report. काफी काम करना पड़ता है। रिपोर्ट बनेगी उसकी MGD 13 में। उसमें वो लिखेगा कि टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे, कितने फेवर में हुए, कितने अगेंस्ट हो गए। वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा चेयरमैन को, जो चेयरमैन उस पर काउंटर साइन करेगा और फिर वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि इतने वोट्स आ गए हैं, वेदर द रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। लॉजिकल प्रोसीजर है, बस इसको आपको एक बार दोबारा से पढ़ना है तो आपको वो पूरा फ्लो मिल जाएगा आंखों के सामने। वो प्रोसेस को इमेजिन करो एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द प्रोविजंस। लॉजिकल फ्लो में हमने लिखा हुआ है। तो ये था पोल के बारे में। अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेक्शन 108 वो हमने छोड़ा था, वो भी पढ़ लेते हैं। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब पोस्टल बैलेट में मुझे मीटिंग करने की जरूरत नहीं, सीधा वोटिंग मंगवा लो, वोट्स मंगवा लो। लेकिन वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या होता है कि मीटिंग तो मेरे को करनी है, मैं सिर्फ एक फैसिलिटी देती हूं कि तुमको मीटिंग अटेंड करने नहीं आना ना, तो तुम घर से बैठ के अपने कन्वीनियंस पे इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो। तो हम सिर्फ एक फैसिलिटी दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी मीटिंग नहीं करवाएंगे। जनरल मीटिंग्स आर हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और आपको क्या लगता है कि जो 2-5 शेयर होल्ड करते हैं वो क्या इतना ट्रैवल करके मीटिंग अटेंड करने आएंगे? उनके पास इतना टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है उनके पास। It's not possible, especially for minority members, to go and travel and vote at the meeting. इतना सा हम नहीं कर सकते। To eliminate this, to enhance voting, to increase the participation. Okay, to enhance मतलब to increase the participation of minority members, the concept of e-voting has been introduced. एक नोट है मेरे पास आपके लिए, देखो ये जो e-voting है ये सिर्फ एक फैसिलिटी है। मीटिंग तो मेरे को करनी ही करनी है, सिर्फ आप मीटिंग अटेंड नहीं करने आते ना, आप e-voting कर दो। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द मेंबर्स टू यूज द e-voting फैसिलिटी। मैंने सिर्फ एक फैसिलिटी दी है, आप आते हो तो मीटिंग अटेंड कर लो ना, फिजिकली मीटिंग तो करवा ही रहे हैं हम, आओ मीटिंग अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर दिया, मैं मीटिंग में आके भी वोट कर रही हूँ, वो नहीं होगा। इतना सेंस हम रखते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो तो मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, वहां वोट नहीं करके आ तो मीटिंग में वोट कर लो। मेंबर्स में स्टिल प्रेफर टू अटेंड द मीटिंग एंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स एट द मीटिंग। तो ठीक है ना, वहां पे आके कर लो। इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी। कंपल्सरी नहीं है, आपको आना है तो आप मीटिंग अटेंड करके वहां पे भी वोट कर सकते। दोनों जगह नहीं चलेगा, दो वोट्स नहीं चलेगा। वीडियो पॉज करो, ये लिखो। लिखा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी, भाई लिस्टेड कंपनी को तो ये ऑप्शन देना ही देना है। एंड द कंपनीज हैविंग 1000 मेंबर्स और मोर। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेंबर्स है यार, मुझे नहीं लगता सब लोग आएंगे, और कंपनी बड़ी है, वो ये सब सिस्टम्स अफोर्ड कर सकती है। दे शाल प्रोवाइड द मेंबर्स वोटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। शाल मतलब इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ सेइंग कि करना ही पड़ेगा, शुड, यू हैव टू। ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम एक नोटिस देंगे, ठीक है, ये सब मैं आपको एक ही साथ दिखाऊंगी। हम नोटिस देंगे और उस नोटिस में मीटिंग के बारे में लिखा रहेगा कि ये डे पे मीटिंग है, ये प्लेस पे है, ये टाइम पे है, आ जाओ अटेंड करने। हम उस मीटिंग में ही लिखेंगे, हम उस नोटिस में ही लिखेंगे कि सुनो ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हैं हम, आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी है कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो। हाँ मीटिंग बाद में, वोटिंग करने के बाद मुझे लगा नहीं यार जाना चाहिए मीटिंग में, आप आ सकते हो, कोई बात नहीं, आपने वोट कर लिया फिर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, दोबारा से वोट नहीं कर पाओगे। तो नोटिस में ये लिखा रहेगा, नोटिस विच इज सेंड टू ऑल मेंबर्स। कैसे सेंड करेंगे हम? सेंड कैसे करते हो आप नोटिस? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईमेल कर दो, कुरियर कर दो, यार कितने मेथड्स होते हैं वोट सेंडिंग के, आपके पास बहुत सारे मेथड है, कोई भी मेथड से सेंड कर दो, मिलना चाहिए बस उसको नोटिस। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, आप स्पीड पोस्ट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज दो, जैसे ना ईमेल,
या फिर आप कुरियर भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके, कुरियर एक्सेट्रा नहीं लिखती, फिर और लगे और क्या कर सकते, कुरियर सर्विस। अच्छा, कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने हमको प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया, प्रॉपर ईमेल नहीं दिया, तो उनके लिए हम न्यूज़पेपर में भी एक नोटिस दे देंगे, एटलीस्ट उनको पता तो चल जाएगा ना। नोटिस विल बी सेंड टू ऑल, किसको भेजेंगे, मेंबर को भेजेंगे, डायरेक्टर को भेजेंगे, ऑडिटर को भेजेंगे। दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग। क्या लिखेंगे उसमें, कंपनी इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई कंपनी मीटिंग कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी आपको ऑप्शन दे रही है। तो कंपनी इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग। द फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग विल बी, सॉरी, द फैसिलिटी फॉर वोटिंग will be through electronic voting system or ballot or polling papers for people who don't vote remotely. It shall also be made available, also ये भी हम provide कर रहे हैं at the meeting. Members who are attending but they have not cast their vote by remote e-voting, they also will be able to exercise their right at the meeting through these mediums. अब रिलायंस ने अपने नोटिस में लिखा था कि हम आपको इंस्टा पोल करके एक मेथड है, इंस्टा पोल, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली हम आपको वोट करने देंगे इन द मीटिंग। अब ये इंस्टा पोल क्या होता है, केबीसी देखा है आपने, तो वहां पर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देते हैं कि भाई आपको वोट करना है इन फेवर या अगेंस्ट रेजोल्यूशन, बस प्रेस कर दो। ऐसा इंस्टा पोल का ऑप्शन हम आपको मीटिंग में ही देंगे, या हम आपको बैलेट पेपर देंगे, या फिर हम आपको पोलिंग पेपर देंगे, किसी ना किसी तरीके से हम आपको मीटिंग में भी वोटिंग करने का ऑप्शन देंगे। अगर आपने रिमोट ई वोटिंग में वोटिंग नहीं किया, वहां पे करके आए हो तो मीटिंग अटेंड कर लो, फिर से वोट नहीं कर सकते। मैम कैसे पता चलेगा ना, सिस्टम में रहेगा ना उसका डेटा कि ये वोट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा से वोट करने नहीं दिया जाएगा। Members who have cast their vote by remote e-voting, they may attend the meeting, but they cannot vote again. मैम मेरे को चेंज करना है, मैं चेंज कर दूं, वहां पे मैंने अगेंस्ट वोट किया था, यहाँ पे मेरे को फॉर वोट करना है, ना तो चेंज कर सकते हो ना दोबारा से वोट कर सकते हो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कैन नॉट वोट अगेन, कैन नॉट चेंज द वोट कास्ट थ्रू ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग। तो उधर वोट कर चुके हो, ना चेंज कर सकते हो ना दोबारा वोटिंग कर सकते हो। देख लो आपने ये सब हाईलाइट कर लिया है ना। ओके अच्छा, नोटिस में ये भी मेंशन किया जाएगा द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कैसे वोटिंग करते हैं। हम बताते हैं ना, नोटिस में पूरा रहेगा, ये वेबसाइट पे जाओ, ये यूआरएल पे जाओ, इधर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगेगा, तो सब कुछ हम उस नोटिस में ही मेंशन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको आपका लॉगिन आईडी कैसे मिलेगा, पासवर्ड भूल गए तो क्या करना है, वोटिंग कैसे करनी है, सब कुछ उस नोटिस में ही लिखा रहेगा। आपको सिर्फ वो फॉलो करने हैं। मैंने भी किया था एक बार टीसीएस के लिए, मैंने वोट किया था इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसी प्रोसेस देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। अच्छा, टाइम शेड्यूल मेंशन किया जाएगा ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट। तो लॉ होता है मिनिमम 3 दिन का टाइम दे दो। आज अगर मीटिंग है तो कल शाम 5 बजे तक वोटिंग ओपन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर आप वोट नहीं कर सकते। डिटेल्स अबाउट लॉगिन आईडी कैसे ऑब्टेन करना है, मैनर फॉर जनरेटिंग एंड रिसीविंग द पासवर्ड फॉर कास्टिंग वोट इन अ सिक्योर्ड मैनर, सब कुछ मेंशन किया जाएगा, उस नोटिस में ही दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नोटिस के लिए एड्रेस ही गलत दिया या शिफ्ट हो गए, हमको बताया ही नहीं, हम तो पुराने एड्रेस पे नोटिस भेज के बैठे हैं, ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं दिया, नोटिस दे दो ना, मीटिंग नोटिस दे दो न्यूज़पेपर में। The company will also publish at least 21 days before the general meeting. जैसे नोटिस देना है मेरे को 21 डेज पहले, यहाँ पे भी मेरे को 21 डेज पहले देना पड़ेगा। In a vernacular newspaper and at least one English newspaper, जो जिसकी बहुत वाइड सर्कुलेशन होती है। क्या लिखा होगा उसमें, The time and date of start and end of the voting, कब स्टार्ट हो रही है कब एंड हो रही है, ताकि लोग उस पीरियड में ही वोट कर सके। कट ऑफ डेट, अच्छा कट ऑफ डेट मतलब अगर सब मीटिंग आज है तो उसके 3-4 दिन पहले से वोटिंग स्टार्ट करवा दो, कि मिनिमम 3 डेज तो वोटिंग करनी है आपको। उसके पहले आप एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दो कि देखो ये मेरी कट ऑफ डेट है, अगर आपका नाम इस डेट पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया तो हम आपको वोट करने देंगे, वरना नहीं करने मिलेगा। तो एक कट ऑफ डेट सेट करेंगे, तो यहां पर आपका नाम अगर रजिस्टर में है तो ही आपको वोट करने मिलेगा।
Manner in which the persons who have acquired the shares and become member after the dispatch of notice may obtain their login ID password. अरे उनका नाम रजिस्टर में आ गया, हमने नोटिस तो निकाल दिया था, नोटिस तो 21 डेज पहले भरना पड़ता है। हाँ, लेकिन कट ऑफ डेट इतनी पहले नहीं होती है। आपने नोटिस हम भेज चुके हैं, बाद में आपने शेयर्स खरीद, आपका नाम आ गया रजिस्टर में, हाँ नाम आ गया है, कट ऑफ डेट तक तो डिपॉजिटरी के भी रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, तो फिर आपको नोटिस मिलेगा, तो फिर आप वोटिंग कर सकते हो। अ स्टेटमेंट दैट remote e-voting will not be allowed beyond the set time. The manner in which the company will provide for voting. अच्छा, अगर हमको वोटिंग नहीं करनी है रिमोट ई वोटिंग, तो आप मीटिंग में कैसे वोटिंग करवाओगे, वो लिखो नोटिस में, जो आप पब्लिश कर रहे हो न्यूज़पेपर में। अ मेंबर में पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग इवन आफ्टर वोटिंग, आप मीटिंग अटेंड करने तो आ ही सकते हो, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन। ये मुझे क्लियरली लिखना है, नहीं तो मेंबर्स बोलेंगे तुमने बताया ही नहीं, हमने इसीलिए रिमोट ई वोटिंग की ही नहीं, हमको अभी वोटिंग करनी है। नहीं, तो आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन उधर वोट कर चुके तो एक बार वापस वोट नहीं कर सकते। ओनली द पर्सन हु इज नेम्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या फिर रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में एज ऑन द कट ऑफ डेट, बस उन्हें ही वोटिंग करने दिया जाएगा। मीटिंग में आ जाओगे और बोलेगे कल शेयर्स खरीदे, मेरे को वोट करना है, मैं तो मेंबर हूं। कट ऑफ डेट इज इंपॉर्टेंट। वेबसाइट कौन सी है कंपनी की, नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको आप ग्रीवियंस अगर होगा, नॉर्मली वो कंपनी सेक्रेटरी होती है। ये सब हम जब नोटिस पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये वहां पर डिस्कस हुआ था। वोटिंग विल रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज, तो आपकी मर्जी है 3 ही दिन करना है या 5 दिन वोटिंग करनी है या 10-12 दिन वोटिंग ओपन रखनी है। इट विल क्लोज एट 5 PM ऑन द डे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर। सपोज 5 अप्रैल को मैंने मीटिंग रखी है, तो 4 अप्रैल 5 बजे तक मेरी वोटिंग खुली रहेगी, उसके बाद लाइन बंद, उसके बाद आपको वोटिंग करने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या करें, आओ मीटिंग में वोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस अ मेंबर कास्ट हिज वोट ही विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंटली। आप मीटिंग में जाकर ना चेंज कर सकते हो, ना आप दोबारा से वोटिंग कर सकते हो। एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे, भाई यहां पे भी स्क्रूटनाइजर आ गया, क्यों? देखो 2-3 तरीके से वोटिंग हो रही है। एक तो वोट्स आ गए मेरे को इलेक्ट्रॉनिकली, फिर यहां पर भी वोटिंग हो रही है, तो दोनों को कंबाइन करके फिर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना। तो जो वोट्स पहले ही मेरे पास आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली, वो कैसे होंगे, वो लॉक्ड रहेंगे। वो जब मीटिंग में वोटिंग हो जाएगी ना, उसके बाद उसको अनलॉक करेंगे, मीटिंग में जो वोटिंग हुई थी उसको काउंट करेंगे, दोनों को कंबाइन करके फिर रिपोर्ट बनाएंगे, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, तो स्क्रूटनाइजर कौन होगा? कोई भी हो सकता है, कोई आउटसाइड बंदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक सीए, सीएमए, सीएस, एडवोकेट, कोई भी हो सकता है, लेकिन ही शुड नॉट बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई उसकी कोई लेना देना ही नहीं है उसका कंपनी से। ऐसा होता है क्या मैम कि वो स्क्रूटनाइजर अकेले सब कुछ काम करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी की भी हेल्प या असिस्टेंस ले सकता है। ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है कंपनी, वो ये नहीं बोल सकता कि कंपनी का ही एक मेरे को बंदा दे दे वोटिंग करवानी, नहीं, तुम अपनी टीम लेकर आओ, तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन लेकर आओ और जिसको ये सब वोटिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज है, और फिर उसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो। सो ही कैन टेक असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन। असिस्टेंट मतलब किसी की हेल्प ले सकता है, जो इंडिपेंडेंट हो, जो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हो, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होती है उसके बारे में नॉलेज हो। असिस्टेंट मतलब हेल्प ले सकता है, जैसे कि कोई हेल्पर हो गया ना, या हेल्पर इन द सेंस आर्टिकल हो गया, मैं क्यों इतना सब लिख रही हूँ, इतना याद रखो, चलो कोई मेरा असिस्टेंट हो गया या जूनियर हो गया, तो उससे कर सकते हैं। अच्छा, चेयरमैन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन विल अलाउ वोटिंग आइदर बाय यूज ऑफ बैलेट पेपर, पोलिंग पेपर, या इलेक्ट्रॉनिकली हम वोट कर सकते हैं फॉर ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट बट हैव नॉट कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग। अगर आप रिमोट ई वोटिंग से नहीं करते हो तो इधर आके कर लो। फिर काउंटिंग होगी, काउंटिंग, द स्क्रूटनाइजर विल काउंट द वोट्स कास्ट एट द मीटिंग सबसे पहले, एंड ही विल ऑल्सो अनब्लॉक द वोट्स विच आर कास्ट in the presence of 2 witnesses, not in employment of the company. He will, within 3 days of conclusion of the meeting, he will prepare a consolidated scrutinizer's report of the votes cast in favor or against the resolution,
ये चेयरमैन को दे देगा या फिर एक एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन राइटिंग, ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग, हु विल ऑल्सो काउंटर साइन इट। अभी चेयरमैन है ना, वो बिजी है, उसने किसी और को ऑथराइज किया, तू लेके साइन कर देना कि मिल गई है। तो काउंटिंग होगी वोट्स की, ये तो मैंने आपको डिस्कशन पहले ही बता दिया था कि काउंटिंग होगी जो मीटिंग में वोट्स कास्ट हुए और जो इलेक्ट्रॉनिकली आए। अरे इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट्स को हम अनलॉक करेंगे ही नहीं, ये टाइम पे करेंगे, ठीक है। 3 दिन में हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ही विल ऑल्सो मेंटेन अ रजिस्टर टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट्स थ्रू ई वोटिंग। द रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर्स विल रिमेन इन सेफ कस्टडी, हम हाईलाइट कर लेंगे, ऑफ द स्क्रूटनाइजर अंटिल द चेयरमैन कंसिडर्स, अप्रूव्स एंड साइंस द मिनट्स। एक बार वो हो गया तो रजिस्टर और वोट्स, अगर आपने पोलिंग करवाई है मीटिंग में तो वो पेपर, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम चेयरमैन को दे देंगे। He will hand over the register and the related paper to the company. रिजल्ट फिर हम वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में भी करना पड़ेगा इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर वोट्स मिल गए मुझे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर्ड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल नॉट बी विदड्रॉन। एक बार आपने बोल दिया रेजोल्यूशन पास हो जाएगी विदड्रॉ मीटिंग में, तो फिर वो हम विदड्रॉ नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है यहां पर। Scrutinizer will maintain a register to record the details of members who have cast their vote through remote e-voting. क्या डिटेल्स, क्या लिखते हैं हम वहां पर? मेंबर का नेम, ठीक है, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। अगर वो फिजिकली शेयर्स होल्ड करता है तो उसका फोलियो नंबर, अगर वो डीमैट में होल्ड करता है तो उसका क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, तो ये सारे डिटेल्स हम वहां पर मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो रिकॉर्ड क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, असेंट क्या है या फिर डिसेंट क्या है, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। ये रजिस्टर वो कैसे मेंटेन करेगा, ये रजिस्टर वो मेंटेन कर सकता है आइदर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है मैन्युअली मेंटेन करना है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, असेंट या डिसेंट ऑफ मेंबर्स, क्या डिटेल्स लिख रहे हो उन्होंने, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोलियो नंबर क्या है, क्लाइंट आईडी क्या है इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो ये सारी डिटेल्स हम मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली हम जानना चाहते हैं वेदर दे हैव वोटेड इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, कौन से मेंबर ने वोट किया। अच्छा, ये रिकॉर्ड इतना डिटेल में इसीलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि अगर आपने वोट कर दिया है तो फिर आप दोबारा से वोट ना करो, ये चेक हमको रखना पड़ता है ना, इसीलिए। तो जस्ट चेक कर लो, आपने अगर हाईलाइट नहीं किया तो मैं तो बोलती हूँ हाईलाइटिंग बाद में ही करनी चाहिए, एक बार एक्सप्लेनेशन है वो पहले सुनना चाहिए आपको। देखो कुछ मिस तो नहीं हो गया। ओके, अब हम लास्ट टाइप ऑफ वोटिंग पढ़ेंगे, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में मैंने आपको बताया था कि मुझे मीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि आप लोगों को इधर आना नहीं है तो मत आओ, आप सिर्फ हमको वो पोस्टल बैलेट का जो फॉर्म हमने आपको दिया है ना वो भर के भेज दो। मैं तो इतनी बिजी चल रही हूं, मेरे पास तो पोस्ट ऑफिस जाने तक का टाइम नहीं कि मैं वो डब्बे में डालूं। अच्छा, इतना भी टाइम नहीं है आपके पास तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली हमको दे दो। हम आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उधर लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे आता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो। वोटिंग इंपॉर्टेंट है, वोट करना चाहिए। तो दोनों में क्या फर्क है, अगर मैं पोस्टल बैलेट की बात करूं, पोस्टल बैलेट में मैं जनरल मीटिंग कर ही नहीं रही हूं, और जो मेरा रिमोट ई वोटिंग था, ठीक है, रिमोट ई वोटिंग था, यहां पर जनरल मीटिंग तो हो रही है, ई वोटिंग तो सिर्फ एक फैसिलिटी है। पोस्टल बैलेट में तो या तो आप पोस्टल बैलेट से आप वोटिंग कर सकते हो, वो फिल कर दो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो, वो भी फॉर्म हमने दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब फॉर्म इन द सेंस इंस्ट्रक्शंस की कैसे करना है वो। अच्छा, रिमोट ई वोटिंग में आप रिमोटली कर सकते हो, या फिर आप मीटिंग अटेंड करके कर सकते हो, अटेंड द जनरल मीटिंग, वहां पे वोटिंग कर सकते हो। तो बहुत ही ओपन है हम लोग। सो
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सॉरी, पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो हम आपको वहां पर ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि हम जाके पोस्ट बॉक्स में वो डाल दें। रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड बाय पोस्टल बैलेट ओनली। लॉ ने एक लिस्ट बताई है हमको कि ये रेजोल्यूशंस तो आपको वोट बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करनी है, पोल नहीं करना है, पोस्टल बैलेट से ही करवाना है आप। दिस इज टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ओके, टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो ऐसी कौन सी रेजोल्यूशंस है जो मेरे को सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही करवानी है? ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रही हूं तो वो, मैंने मेंबर्स से ना एक पर्पस के लिए लोन लिया था कि ये पर्पस के लिए लोन में ना पैसे रेज किए, तो मैं प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, मैं वो पर्पस चेंज कर रही हूँ। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आप पब्लिक से प्राइवेट आ रहे हो। चेंज इन द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। ठीक है, चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी हैज रेज मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो वो चेंज कर रहे हो। या फिर आप कंप्लीटली ऑब्जेक्ट्स ही ऑल्टर कर रहे हो, या जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था, वो पैसे रेज किए थे, वो ऑब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो। डीवीआर आपको इश्यू करना है, वेरिएशन ऑफ राइट्स करना है इन शेयर्स, बायबैक करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, वो अपॉइंट करना है, सेल ऑफ होल और सब्सटैंशियल होल ऑफ द अंडरटेकिंग, गिविंग लोन्स, ये सारे काम करने हैं ना आपको, तो पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग होगी, जस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अब मेरी एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे पास जो रिमोट ई वोटिंग है ना सेक्शन 108, उसकी भी फैसिलिटी है। मैं चाहती हूं कि देखो, लॉ मेरे को क्या बोलता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाओ। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, तो मैंने एक ऑप्शन दिया कि देखो, आप मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिकली और पोस्टल बैलेट, ये दोनों ऑप्शन दो, ताकि लोग जो मीटिंग अटेंड करने नहीं आ सकते हैं उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। तो मैं क्या बोल रही हूं कि मैं जनरल मीटिंग करवा लेती हूँ, जिनको आना आएंगे, नहीं आना तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिक, मेरा पूरा सेटअप रेडी है, मैं उनको रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही हूँ, वो चलेगा ना। लॉ बोलते कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, आप कैसे भी करवाओ। तो यहां पर मैं पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ना देकर लोगों को बोलती हूँ आओ मीटिंग अटेंड करो, लेकिन मैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए आपको रिमोट ई वोटिंग जो सेक्शन 108 है वो भी तो ऑप्शन दे रही हूँ ना। तो हम बोलते ठीक है, वो तो बेटर ही है, मीटिंग में जिनको आना है आ जाएंगे, आप रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हो, आप ज्यादा पार्टिसिपेशन करवा रहे हो, तो ठीक है। तो जो रेजोल्यूशंस मैंडेटरीली मुझे पोस्टल बैलेट से पास करनी है, उनको भी अगर मैं रिमोट ई वोटिंग जो सेक्शन 108 है, जहां पर मैं मेंबर्स को बोलती हूँ तुमको मीटिंग अटेंड करनी है, आओ, मैं तो खर्चा करके तुमको बुलाने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं रिमोट ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे रही हूँ, तो हम चाहते हैं कि भाई वो करे, वो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जनरल मीटिंग हम कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम जनरल मीटिंग करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लेकिन रिमोट ई वोटिंग की भी फैसिलिटी देंगे टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। देयर आर सर्टेन रेजोल्यूशंस जो मुझे पोस्टल बैलेट से ही करनी है। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब बिजनेस अंडर रूल 22, उनके लिए तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, दूसरों के लिए आपकी मर्जी है, करवाना है करवाओ, ऑप्शनल है। जो रूल 22 में दिया है उनके लिए तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है ही है। अच्छा, लेकिन इन केसेस में आप पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास नहीं करते जो ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस कहां डिस्कस होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। कैन आई से एनुअल जनरल मीटिंग तो मेरे को करनी ही नहीं है, पोस्टल बैलेट से सब कुछ भेज दो, वो कंप्लायंस है। एजीएम तो एक बार साल में आपको लोगों को बुलाना ही है कंपनी में। तो जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते, मीटिंग बुलाओ, लोगों को बोलो आके अटेंड करेंगे मीटिंग और वहीं पे वोटिंग होगी ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। डायरेक्टर या ऑडिटर हैज द राइट टू बी हर्ड। हम ऑडिटर को उसकी टर्म खत्म होने से पहले निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, आप निकाल रहे हो कोई बात नहीं, उसको भी तो मौका दो ना, वो अपनी सफाई में कुछ बोले। तो कहां बोलेगा? मीटिंग में बोलेगा, तो मीटिंग तो करवानी पड़ेगी, पोस्टल बैलेट से काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर पोस्टल बैलेट
या तो मैंडेटरी है या फिर अलाउड ही नहीं है। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा है कि अगर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, पोस्टल बैलेट से ही करना चाहिए, ऐसा रूल 22 में लिखा है। लेकिन अगर मैं आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी देकर मीटिंग भी करवाने को तैयार हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसलिए लॉ थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, आप मीटिंग बुला के रिमोट ई वोटिंग करवाओ तो भी हम आपको, अच्छा ही है, लोग आ भी रहे हैं और रिमोटली वोट भी कर रहे हैं, अच्छा ही है, हम आपको परमिशन देते हैं, इट्स वैलिड कंप्लायंस। अब मुझे पता है आपको ये लिखना है, तो रुक जाते हैं और फिर लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू हो रहा है वो एरो। डन ना? ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलो। Any item of business which is required to be transacted by means of postal ballot may be transacted at the general meeting। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैलेट ही करो, मीटिंग बुलानी है बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सेटअप है। तो ऐसी लिस्टेड कंपनीज या जिनके पास 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, वो एनीवेज ई वोटिंग की ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मीटिंग करवा लेते हैं ना, वहीं पे कर लेंगे ये सब डिस्कस। 1 person companies and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot। not required मतलब उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। ओपीसी मैं, वो मीटिंग भी करता है क्या? वो तो डायरेक्टली मिनट्स बना देता है। तो अदर कंपनीज हैविंग अप टू 200 मतलब कैन आई से एग्जांपल प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी जिनमें 200 से कम मेंबर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आके ही डिस्कस कर लेंगे, थोड़े से तो मेंबर्स हैं। पोस्टल बैलेट रूल 22 में क्या लिखा है? कंपनी पहले तो नोटिस भेजेगी, पहले मुझे हाईलाइट कर दो फिर आप कर लेना, ताकि आप एक्सप्लेनेशन मिस ना कर जाओ। सबसे पहले तो हम नोटिस भेजेंगे कि हम पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाना चाहते हैं, और क्यों करवाना चाहते हैं। कभी लॉ बोलता है या आपको लगता है कि नहीं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, तो ठीक है आप करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम नोटिस भेजेंगे। अच्छा, कंपनी विल देन एक्सप्लेन द रीजंस, ये हो गया। Company will also request the members to send their assent or dissent on the postal ballot or electronic means within 30 days of dispatch of notice। ये अगर मैं नहीं दूं ना तो मेंबर्स तो अपना ओन स्वीट टाइम लेंगे, तो हम उनको बैलेट पेपर भेज रहे हैं, अरे हमने तो उसमें एड्रेस भी अपना लिख के दिया है, स्टैम्प भी कंपनी भर के देती है, आपको सिर्फ टिक करना है, एनवेलप फोल्ड कर देना है, डब्बे में डाल देना है पोस्ट बॉक्स में, ना एड्रेस लिखने की जरूरत है ना स्टैम्प देने की, वो सब कंपनी ने काम करके रखा है। नोटिस विल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, अरे इसको तो हम पब्लिश भी कर देंगे इन एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग वाइडर सर्कुलेशन, क्योंकि इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते बैलेट पेपर नहीं मिला मुझे 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 तो पता ही नहीं है कि वोटिंग हो रही है, आपने तो मुझे नोटिस ही नहीं दिया। तो ऐसे लोगों के लिए हम न्यूज़पेपर में भी दे देते हैं ऐड कि अरे तुमको नहीं मिला है ना पेपर, इधर तो मिली जाएगा, अच्छा वेबसाइट पे आ गया और मुझे पता ही नहीं था, इस बहाने से मेरे को पता तो चलेगा, अच्छा पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई, मेरे तो घर पे बैलेट आया ही नहीं। तो भेजो भेजो उनको, या फिर नोटिस डाल दो न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे डाल दो, लोगों को पता तो चले, पार्टिसिपेशन तो हो मैक्सिमम। A statement that the business to be transacted which includes electronic voting। अच्छा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, तो लोगों को एक आइडिया आ जाएगा ये लास्ट डे था, यहां तक हमने नोटिस भेजे, तुमको नहीं मिला, देख लो क्यों नहीं मिला, एड्रेस गलत दिया था क्या, तुमने एड्रेस चेंज कर दिया, हमको अपडेट नहीं किया। वी वांट टू इन्फॉर्म पीपल की वोटिंग करवा रहे हैं हम। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑफ वोटिंग, इसके पहले बैलेट पेपर्स आ जाने चाहिए हमारे पास में, बाद में आओगे तो वो बैलेट पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। द स्टेटमेंट दैट पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बियॉन्ड द सेड विल नॉट बी वैलिड, तो ये लिखो वहां पर, लोगों को बताओ, वरना तो वो अपने ऑन स्वीट टाइम पे भेजेंगे। मेंबर्स हु हैव नॉट रिसीव देयर बैलेट, वो कंपनी को अप्लाई करके एक डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। बैलेट पेपर में ना सब कुछ प्रिंट किया होता है कि ये रेजिडेंट, आपको सिर्फ टिक करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, सेम है पॉइंट्स, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग करवाएगा। अच्छा, बैलेट पेपर्स
कंपनी को नहीं, वो स्क्रूटनाइजर को ही जाते हैं, उसी का एड्रेस दिया होता है उस पे। वो स्क्रूटनाइजर के पास जाएंगे और वो सेफली रखेगा, उसको सारे बैलेट्स आ गए, उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट्स आ रहे हैं, वो अनलॉक नहीं करेगा, बैलेट पेपर सारे आ गए, फिर वो काउंट करेगा कितने वोट इन फेवर है कितने अगेंस्ट है, उनको अनलॉक करेगा कितने इन फेवर है कितने अगेंस्ट है, कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बनाएगा, चेयरमैन को रिपोर्ट दे देगा, वो वेबसाइट पे डाल देगा, कंफर्म कर देगा, साइन कर देगा, सेम प्रोसीजर। आफ्टर रिसीट, अच्छा ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आफ्टर रिसीट नो पर्सन विल डिफेस, डिस्ट्रॉय द बैलेट पेपर और डिक्लेयर द आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर। कितना इंटरेस्टिंग है ये। भाई आपके पास बैलेट पेपर आ गए, आप उस पर्सन ने कैसे वोट किया है वो किसी को नहीं बताओगे। कभी कभार क्या होता है ना, हम जाते हैं डायरेक्टर के पास, तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, ये मेंबर तेरे लिए वोट करेगा, उसने ही तेरे अगेंस्ट वोट किया है। डोंट रिवील, ना तो उसको फाड़ना है ना डिफेस करना है, बैलेट पेपर को कुछ नहीं करना है आपने। स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, आफ्टर द लास्ट डे ऑफ रिसीट बट नॉट लेटर देन 7 days। भाई सबको हम टाइम लिमिट में ही काम करवा रहे हैं। लास्ट डे हो गई वोटिंग की, रिपोर्ट बना ले एज सुन एज पॉसिबल, 7 दिन के अंदर अंदर। स्क्रूटनाइजर विल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द बैलेट पेपर कि कितने लोगों ने वोटिंग की, कितने लोगों ने फॉर में वोट किया, कितने अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। चेयरमैन मिनट्स को साइन कर देगा, स्क्रूटनाइजर सारे बैलेट पेपर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स उसको रिटर्न कर देगा। अभी मिनट साइन हो गए ना, प्रोसीजर खत्म, रिपोर्ट दे दी उसने, मिनट साइन कर दिए हमने, बैलेट पेपर सब सब सौंप दिया। रिजल्ट एंड द रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। कैन आई से कॉमन प्रोसीजर्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं ये सारे। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट होल्डर्स। मिस्टर मिसेस अय्यर जॉइंट होल्डर्स है, वो 500 शेयर्स होल्ड करते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाया। अब मिस्टर अय्यर को वोट करना है इन फेवर और मिसेस अय्यर को करना है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ। आंसर मत पढ़ो, खुद सोचो, खुद सोचो। देखो लॉ बोलता है वैसे तो तुम उनको बोलो कि भाई डिसाइड कर लो क्या करना है, अगर वो एक डिसीजन पे आ जाते हैं, हार्मोनाइज कर लेते, वेरी गुड, वरना फिर जिसका नाम पहले लिखा है ना वो जो वोट करना चाहता है वैसे डाल देंगे फिर। तो वैसे तो हम उनको बोलेंगे यू शुड कंकर, कंकर मतलब कि आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लो, एग्री कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई जिसका ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, जिसका नाम पहले आएगा उसको वोट, उसका वोट माना जाएगा, जो वो बोलेगा फॉर या अगेंस्ट वो देखेंगे हम। Is a member of listed company who has casted his vote through electronic, can he attend the meeting, can he vote subsequently, can he appoint a proxy? वोट तो नहीं कर सकता, एक बार वोट कर चुके हो ना। तो नोटिस विल क्लियरली स्टेट दैट वंस यू हैव वोटेड यू कैन अटेंड बट यू कांट कास्ट योर वोट अगेन। Member of a listed company who has casted its vote can attend but he cannot change, he is not permitted to appoint proxy। क्यों proxy नहीं अपॉइंट कर सकता, क्यों? अरे वोट हो चुके, प्रॉक्सी आके करेगा क्या वहां पे, वो वोटिंग तो हो चुकी है ना, प्रॉक्सी को तो हम भेजते हैं वोट करने के लिए। तो कहना है से कि प्रॉक्सी विल नॉट बी अपॉइंटेड वेयर द वोटिंग इज बाय पोस्टल बैलेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। वो सिर्फ पोल पे वोट कर सकते, क्योंकि पोल के लिए मुझे जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर्म MGT 12 पोलिंग पेपर। तो ये सेक्शन 109 जो हमने पढ़ा था पोलिंग, डिमांड फॉर पोल के बारे में, तो ये पोलिंग पेपर एक दिया जाता है मेंबर्स को। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑफ पोलिंग पेपर। ये सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी ने इस MGT 12 जो पोलिंग पेपर है उसको प्रिंट करवाया अपने लेटर हेड पे। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 9th July at 10 AM at त्यागी फार्म्स। प्लॉट नंबर मेंशन किया है यहाँ पर उन्होंने, एड्रेस दिया है कंपनी का। नेम ऑफ द फर्स्ट नेम्ड शेयर होल्डर ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखा जाएगा, रजिस्टर्ड फोलियो नंबर या क्लाइंट आईडी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन्वेस्टर्स होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, और अगर फिजिकल है तो फोलियो नंबर, क्लास ऑफ शेयर्स, और ये इक्विटी उन्होंने प्री प्रिंट किया हुआ है। I hereby exercise my vote in respect of special resolution enumerated below by recording my assent or dissent to the said resolution।
तो ये मेंबर बोल रहा है कि मुझे इस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वोट फेवर में करना है या अगेंस्ट, वो मैं यहाँ पर टिक करूंगा। तो सबसे पहले तो हमने उसके पर्सनल डिटेल्स लिए। अब ये आइटम्स है, फॉर इंक्रीज इन द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड, for increase in the power of board for creating charge over movable and immovable property, for authorizing the board to borrow funds through issuance of debenture, for adoption of new altered set of articles। तो इसके लिए आप यहाँ ये रेजोल्यूशंस पास करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मी लिखना है। वेदर यू असेंट, आप फेवर में वोट कर रहे हो या अगेंस्ट, आपको वहां पर टिक करना है। प्लेस और डेट ऑलरेडी प्रिंट की हुई है। शेयर होल्डर अपना साइन करेगा। अगर प्रॉक्सी है तो पहले वो अपना नाम लिखेगा और फिर साइन करेगा। नोट भी दिया है, प्रॉक्सी हु आर अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट राइट देयर नेम बिफोर साइनिंग। तो रेजोल्यूशंस दी हुई हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ टिक करना है या तो असेंट के कॉलम में या डिसेंट के कॉलम में। तो दिस इज MGT 12 पोलिंग पेपर। Students, this is the postal ballot form जो HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ने अपने मेंबर्स को भेजा है। सबसे पहले तो मेंबर को अपना नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द जॉइंट होल्डर, रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, DPID अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, आई और वी योर बाय एक्सरसाइज, अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो वी एंड आवर आएगा। In respect of the following special resolution to be passed through postal ballot, हम हमारा असेंट या डिसेंट देना चाहते हैं और उधर टिक करना चाहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे रेजोल्यूशंस पे आप एक ही तरीके से वोट करो। आप कोई रेजोल्यूशंस के लिए फॉर, कोई किसी के लिए अगेंस्ट वोट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे शेयर्स के लिए सारे शेयर्स के अगेंस्ट वोट करना ही है। आपके पास 100 शेयर है, आप 60 वोट्स भी डाल सकते हो या पूरे के पूरे 100 भी। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ललित एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऋषि एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफ मिस्टर गौतम एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मिस्टर चंद्रा एज द होल टाइम डायरेक्टर, एंड टू फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, वेदर यू वांट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट। अच्छा, अब ये जो पोस्टल बैलेट फॉर्म है, इसे आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप आएगा कंपनी का, उसमें पोस्टेज भी कंपनी ने पे करी हुई है, जाके बस आपको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल देना है। लेकिन आपके पास तो उतना भी समय नहीं है। आप ई वोटिंग भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी कर सकते हो। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो फैसिलिटी है दैट इज अवेलेबल ऑन द लिंक। तो कैसे वो ऑब्टेन करना है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस इस नोटिस में दी होंगी। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड for e-voting. The last day for receipt of postal ballot is 17th March. वो डेट से पहले पोस्टल बैलेट का फॉर्म मिल जाना चाहिए कंपनी को। These are general instructions. Complete postal ballot form must be sent to scrutinizer in the self-addressed envelope. वो कंपनी ऑलरेडी एनवेलप देगी आपको, पोस्टेज भी कंपनी ही बेयर कर रही है, लेकिन envelopes containing postal ballot if sent by courier at the expense of the registered member वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि पोस्ट से ही भेजना है, कुरियर भी कर सकते हो अपने खर्चे पे। तो अपना असेंट या डिसेंट आपको ये बैलेट में देना है। दूसरे तरीके से अगर आप दोगे या दूसरा कोई फॉर्म अपने तरीके से भर के दोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी आप वोट कर रहे हो फेवर में या अगेंस्ट में, उधर टिक करना है कॉलम में। लेकिन अगर आपने दोनों में टिक कर दिया, फॉर में और अगेंस्ट में भी, तो बैलेट फॉर्म बेयरिंग टिक इन बोथ द कॉलम्स विल बी इनवैलिड। कंप्लीट होना चाहिए आपका ये फॉर्म, साइन होना चाहिए। अगर ज्वाइंट होल्डिंग है तो जिसका नाम पहले लिखा है वो अपने नाम से वोटिंग करे। पोस्टल बैलेट फॉर्म शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रॉक्सी, क्योंकि ये बैलेट फॉर्म तो आप घर पे बैठ के भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ उसको पोस्ट ही करना है बाद में। अगर ट्रस्ट है तो वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगाएंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म, अनसाइंड, इनकरेक्टली टिक्ड फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। In case the number of shares is not mentioned against the resolution, it will be deemed that the member has exercised his votes for the entire shares held by him. अगर सपोज आपके पास 100 शेयर है, आप 60 ही वोट करना चाहते हो, वो भी फेवर में, तो ठीक है, आप सिर्फ 60 वोट्स कर सकते हो फेवर में। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो 100 के 100 वोट्स हम मान लेंगे कि फेवर में ही किया है आपने। एक्स्ट्रा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है,
वो ये है कि इफ द फॉर्म अदर देन द वन द कंपनी हैज इशूड, अगर वो यूज किया आपने तो इनवैलिड माना जाएगा। इफ द पोस्टल बैलेट फॉर्म हैज नॉट बीन साइंड तो वो इनवैलिड होगा। सिग्नेचर इज नॉट मैचिंग, तो ये ऐसे रीजंस दिए हैं जिनकी वजह से पोस्टल बैलेट फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। 17 मार्च 5 बजे तक आपका ये फॉर्म आ जाना चाहिए। स्क्रूटनाइजर को ही जाएगा ये फॉर्म डायरेक्टली। यू शुड नॉट सेंड एनी अदर पेपर अलॉन्ग विद द पोस्टल बैलेट। जो पोस्टल बैलेट का फॉर्म है वही भेजना, कोई एक्स्ट्रा पेपर इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजनी है आपको। अ मेंबर इज नाइदर रिक्वायर्ड टू कास्ट ऑल हिज वोट्स एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू वोट इन द सेम मैनर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे रेजोल्यूशंस के लिए फॉर में ही वोट करना है, कुछ फॉर कुछ अगेंस्ट हो सकता है। 100 में से सिर्फ 60 वोट्स ही मैंने किए हैं। एक ही बैलेट फॉर्म दिया जाएगा आपको, और ई वोटिंग से अगर आप वोट करना चाहते हो, आपके पास तो पोस्ट बॉक्स में भी जाकर वो डालने का टाइम नहीं है, तो फिर आप ई वोटिंग भी कर सकते हो। एंड दोनों अगर आपने कर लिया, ठीक है, दोनों मैंने फिजिकल भी भेज दिया और मैंने ई वोटिंग भी कर दी, तो जो ई वोटिंग है वो मानी जाएगी। ओके, सो वोटिंग थ्रू ई वोटिंग विल प्रिवेल, वोटिंग बाय फिजिकल बैलेट विल बी इनवैलिड। जो ई वोटिंग का प्रोसीजर है वो फॉलो करना है आपको, और स्क्रूटनाइजर का डिसीजन फाइनल रहेगा। तो ये था मेरा पोस्टल बैलेट फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये है पोस्टल बैलेट नोटिस जो कंपनी भेजती है अपने मेंबर्स को। दिस इज इन परसुएंट टू सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनीज को पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करनी है, वो अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी देती है, रिमोट ई वोटिंग अंडर सेक्शन 108, वो ऐसी कंपनीज हैं जो 1000 मेंबर से ज्यादा रखती हैं, या फिर लेट्स से कि वो लिस्टेड कंपनीज है, वो एनीवेज रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दे ही रही हैं, तो वो बोलती है कि अगर पोस्टल बैलेट की से ही हमें रेजोल्यूशन पास करनी है, लेकिन अगर हम ई वोटिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है। और हमने बोला यस, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप मीटिंग बुलाकर और रिमोट ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हो, देखो रिमोट ई वोटिंग में क्या होता है कि फिजिकली तो मीटिंग होती ही है, जो मेंबर्स को आके डिस्कस करना है वो आके डिस्कस कर लेते हैं, और जो रिमोटली वोट करना चाहते हैं वो रिमोट ई वोटिंग से करते हैं। तो इधर भी तो हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवा ही रहे हैं ना। तो मेन एम क्या होता है पोस्टल बैलेट का कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, तो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी देकर भी तो हम लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं ना। जो लोगों को ई वोटिंग नहीं करना है वो मीटिंग आकर अटेंड भी कर सकते हैं, वहां पर डेलिब्रेशंस भी होंगी। सो यहाँ पर जैसे इन्फोसिस ने ये पोस्टल बैलेट का नोटिस दिया, मैंने जो हाईलाइट किया हम सिर्फ वही पढ़ेंगे तो ही चल जाएगा। यहाँ पर देखो वो क्या बोल रहे हैं कि इट इज प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर गोविंद अय्यर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इट इज टू बी पास्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द कट ऑफ डेट। तो जो कट ऑफ डेट पे हमारे मेंबर्स हैं उन्हें ही ई वोटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। अच्छा, तो वी आर प्रपोजिंग टू अपॉइंट मिस्टर गोविंद अय्यर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थ्रू पोस्टल बैलेट ओनली बाय वे ऑफ रिमोट ई वोटिंग। तो वैसे तो ये रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करनी थी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस से ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो ठीक है, इट विल बी पास्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो कट ऑफ डेट पे उनका नाम है उन मेंबर्स को ये वोटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। दैट्स थ्रू पोस्टल बैलेट ओनली बाय वे ऑफ रिमोट ई वोटिंग। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी हुई है इसके साथ में। The manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting, that is by casting votes electronically instead of submitting postal ballot forms. तो यहाँ पर इस कंपनी ने पोस्टल बैलेट फॉर्म से वोटिंग ना करवा के रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन दिया है। अकॉर्डिंगली द पोस्टल बैलेट नोटिस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर ई वोटिंग आर बीइंग सेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज ईमेल टू मेंबर्स हुज ईमेल एड्रेस इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बोर्ड हैज अपॉइंटेड हेमंत हॉला एंड कंपनी practicing company secretaries as the scrutinizer for conducting the postal ballot e-voting in a transparent and fair manner. Members desiring to exercise their vote through the e-voting process are requested to carefully read the instructions and record their assent for or against by following the procedure. तो प्रोसीजर दिया हुआ है नोट्स में कि आपको रिमोट ई वोटिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे ऑब्टेन करना है, आपको कैसे वोटिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है। वोटिंग स्टार्ट होगी, डेट्स भी दी हैं यहाँ पर, बट इट विल एंड एट 5 PM ऑन 31 मार्च। तो
नॉट लेटर देन 5 PM ऑन 31st मार्च, तो वो डेट तक वो वोटिंग ओपन है. The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter and you will not be able to cast the vote beyond the date and time. स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन. द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट विल बी अनाउंस्ड नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द ई वोटिंग. तो ई वोटिंग जैसे ही खत्म हो गई उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा. The last day for e-voting is 31st of March. That shall be the day on which the resolution will be deemed to have been passed if approved by requisite majority. तो अगर हमको उतने वोट्स आ गए तो लास्ट डे ऑफ वोटिंग पे हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गई है. रेजोल्यूशन इस तरीके से दी जाती है. लेट मी जस्ट सी वेदर प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं. तो इस तरीके से रेजोल्यूशन लिखी जाती है. रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट. तो रिजोल्यूशन क्या होती है, तो रिजॉल्व दैट ऐसे लिखा जाता है. द कट ऑफ डेट इज February 24. तो जो मेंबर का नाम February 24 को हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया उसे वोटिंग करने दी जाएगी. पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर एज ऑन द कट ऑफ डेट शुड ट्रीट दिस पोस्टल बैलेट नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली. उसे हम वोटिंग नहीं करने देंगे. The manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting, that is by casting votes electronically instead of submitting the postal ballot form. So a physical copy of the notice along with the ballot form, prepaid envelope, they are not being sent to the members. तो वो फिजिकल कॉपी ऑफ नोटिस बैलेट फॉर्म के साथ जो प्रीपेड एनवेलप होता है वो हम नहीं भेज रहे. आप सिर्फ और सिर्फ रिमोट ई वोटिंग से ही अपनी वोटिंग कर सकते हो. The communication of assent or dissent would be through e-voting only. The resolution, if passed by the requisite majority to postal ballot, will be deemed to have been passed on the last day of voting. Further, resolution passed by members through postal ballots are deemed to have been passed as if they are passed at the general meeting of the member. तो ये केस में, इस पर्टिकुलर केस में वो बोल रहे हैं कि हम मीटिंग नहीं बुला रहे. क्यों? क्योंकि ये वैसे भी पोस्टल बैलेट से पास करनी थी रेजोल्यूशन. वैसे भी हम मीटिंग नहीं बुलाने वाले थे. पोस्टल बैलेट में मीटिंग नहीं होती ना, जनरल मीटिंग. तो ये केस में भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी यूज ना करते हुए जब हमारे पास रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी है, पूरा सिस्टम हमारे पास सेट है, तो हम ई वोटिंग करवाएंगे और ऐसा माना जाएगा कि ये जनरल मीटिंग में ही पास हो गई है. स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द चेयरमैन एटलीस्ट 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स. और ये वेबसाइट पे भी दिखाई जाएगी एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ NSDL. ऑल मटेरियल डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन द एक्सप्लेनेटरी नोट विल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच अंडर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ वोट्स बाय ई वोटिंग. मेंबर्स में ऑल्सो सेंड देयर रिक्वेस्ट. अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो इवेंट ID दिया हुआ है यहाँ पर. आप अपना नाम, फोलियो नंबर, DP ID, क्लाइंट ID भेज के ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो. अगर ईमेल अपडेट करना है तो क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. द ई वोटिंग commences from 2nd March and ends on 31st of March. तो कट ऑफ डेट उन्होंने 24th February की रखी थी. फिर मीटिंग स्टार्ट कर दी ऑन वोटिंग स्टार्ट कर दी ऑन 2nd March और इट विल एंड ऑन 31st of March. ई वोटिंग विल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट टाइम एंड डेट. The e-voting module will be disabled by the NSDL after that period. Once the vote is cast, you cannot change it subsequently. तो आप बाद में इसे change नहीं कर पाओगे. Voting rights will be in proportion to their shareholding. तो जो total issued and paid up equity में उनका share है as on the cut off date, उस हिसाब से वो proportionately vote कर सकते हैं. NSDL की ई वोटिंग के 2 स्टेप्स हैं. वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे ऑब्टेन करना है. तो डिटेल्ड में प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पर. पासवर्ड कैसे ऑब्टेन किया जाए, अगर आप पासवर्ड नहीं ऑब्टेन कर पा रहे तो फॉरगॉट पासवर्ड से कैसे आपको आपका पासवर्ड मिलेगा. तो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें मिस्टर अय्यर की सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स उन्होंने दी होंगी जो हमें लगता है कि मेंबर्स को जानना है बिफोर दे टेक देयर डिसीजन. उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. ओके, तो ये था मेरा पोस्टल बैलेट का नोटिस. तो यहाँ पर फॉर्म्स के बदले रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है. चलो भाई,
वोटिंग से रिलेटेड हमारे सारे प्रोविजंस हो गए, वोटिंग से हो गए। अब एक नया सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो 5-10 मिनट का, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। मैं तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी अपना। इसमें 112 113 तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। बाकी के जो सेक्शन है ना रेजोल्यूशन, ये भी हमारा हो चुका है रेजोल्यूशन। क्या बाकी रह गया? स्पेशल नोटिस हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। वो 117 बाकी है, 118, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं नहीं देखती, बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? एज अ मेंबर मैं चाहती हूं कि अभी जो एजीएम आने वाली है ना, उसमें ये भी डिस्कस किया जाए। तो मैं कंपनी को एक नोटिस देती हूँ कि सुनो, ये भी जरा एजीएम में कंसिडर कर लेना। वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, आपकी कंपनी है, आप जो बोलो। वो फिर नोटिस में डाल देंगे और फिर उसके बारे में भी मेंबर्स डिस्कस करेंगे एजीएम में। अच्छा, मुझे नोटिस आ गया, उसमें कुछ 3-4 आइटम लिखे हुए थे, मैं चाहती हूं कि इस पे कुछ मेरे कमेंट्स हो, वो पढ़े जाए मीटिंग में, तो मैं एक स्टेटमेंट दे देती हूँ। कोई बात नहीं, आप दे दो, हम वो भी कंसिडर कर देंगे, हम पढ़ देंगे मीटिंग में। तो लॉ बोलता है दैट बोर्ड के पास तो एजेंडा प्लान करने की लिबर्टी हो, तो आपस में डिस्कस करके या ये बात करना है, वो बात करना है। बोर्ड में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि थोड़े से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मेंबर्स हैं, वो भी तो चाहते हैं ना कि हम लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करें, हमारी भी बात कोई सुने। सो इन दिस केस द मेंबर्स आर गिवन अ राइट to propose resolutions to be considered at the general meeting. To propose resolutions, आप बताओ, बोलो क्या डिस्कस करें, आप बता दो, वो डिस्कस कर लेंगे। On requisition in writing by members holding minimum 1/10 of the paid up capital carrying voting rights, भाई एक मेंबर आएगा तो डिस्कस नहीं होगा, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आते रिक्वेस्ट करते हैं तो हम जरूर कंसिडर करेंगे वो आइटम। On requisition in writing by members holding at least 1/10 of the total paid up share capital carrying voting rights, कंपनी के पास तो शेयर्स है ही नहीं, then minimum 1/10 of the total voting power, then a company shall give notice to the members of any resolution intended to be moved at the meeting. तो अगर इतने लोग हमको बोले कि भाई ये भी कंसिडर कर लो, हाँ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, अगर एजेंडा में हमने वो इंक्लूड नहीं किया, मीटिंग में तो हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। मीटिंग में सडनली आके आप ये नहीं बोलते ये भी बात कर लो, हम 1/10 ऑफ द मेंबर्स आगे ये भी इंक्लूड कर दो। हमको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है मेंबर्स को, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ऐसे ही मीटिंग में आके ये भी डिस्कस कर लो, नहीं चलेगा। तो आप बोलो ना आपको क्या इंक्लूड करना है, हम करते हैं ना, क्योंकि एजेंडा में अगर इंक्लूड हुआ तो ही वो मैटर्स कंसिडर किए जाएंगे मीटिंग में। अच्छा, अब मैंने बताया ना आपको कि हम सर्कुलेट करना चाहते हैं हमारी स्टेटमेंट, हमारी ऑब्जर्वेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो ठीक है आप बोलो, वो भी देते हैं ना, आपकी सजेशन, इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन सब हम, आप सिर्फ दे दो हमको। सर्कुलेट टू द मेंबर एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड इन द रेजोल्यूशन। तो मेरे पास नोटिस आ गया, मैं बोलती हूँ इसके ऊपर मेरी विशेष टिप्पणी होनी चाहिए, ठीक है आप दे दो, हम कर देंगे सर्कुलेट। कंपनी विल नॉट बी बाउंड unless a signed requisition is deposited at the registered office. तो इतने लोगों ने अगर हमको साइन करके रिक्वेस्ट दी है तो जरूर कंसिडर करेंगे, लेकिन कब मिल जानी चाहिए? अगर वो नोटिस की बात कर रहे कि मेरे को ना उसका नोटिस देना पड़ेगा, इन केस ऑफ रिक्वेजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन। अब मुझे उस चीज के लिए नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, मुझे जो भी आप बोल रहे हो उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, मेंबर्स को एजेंडा में बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग मेरे पास आपका वो रिक्वेजिशन आ जाना चाहिए, तब हम नोटिस में वो एज एन एजेंडा इंक्लूड करके आगे दे पाएंगे। इन केस ऑफ एनी अदर रिक्वेजिशन, मतलब कि कोई स्टेटमेंट आपको देनी है, तो वो 2 हफ्ते भी मीटिंग के पहले अगर मिल गई ना मुझे, तो भी वो हम कंसिडर कर लेंगे। टाइम लिमिट दिया, पहले तो इन्होंने बोला कि कितने लोगों से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कहां पर आनी चाहिए, मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में, कब तक मुझे वो रिक्वेस्ट मिल जानी चाहिए। देखो, अगर हम नोटिस ऑफ द मीटिंग की बात करें, मुझे वो एजेंडा में डालना पड़ेगा, मुझे उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, तो 6 वीक्स पहले दे दो,
6 वीक्स बिफोर द मीटिंग, क्योंकि नोटिस भी मुझे 21 डेज पहले भेजना पड़ता है, तो आपकी रिक्वेस्ट उसके और भी पहले आनी चाहिए ना। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वो 2 हफ्ते पहले भी आ गया, तो एनीवेज वो तो स्टेटमेंट ही है, वो तो एजेंडा के ऊपर आप अपनी सजेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, वो 2 हफ्ते पहले भी आ गई तो हम कंसिडर कर लेंगे। भाई अभी ये सब खर्चा होता है ना, आप बोल रहे हो कि ये भी इंक्लूड कर लो, ये भी डिस्कशन कर लो। अभी सुनो मेरी बात, मैंने ना एक हॉल लिया था 5 घंटे के लिए, मीटिंग 5 घंटे चलती है। अब आप बोलते हो ये भी कंसिडर करो, इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, उसका खर्चा होता है, आप दे दो, हम हमारा बजट इतना ही है, आप टाइम ज्यादा दोगे वो हॉल वाला 1 घंटे का ज्यादा पैसा लेगा, हम देते हैं ना मीटिंग, हम देते हैं पैसा। अ रीजनेबली सफिशिएंट सम टू मीट द एक्सपेंसेस इज डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द रिक्विजिशन, तो आप ये सब दे दो, कर लेंगे हम। अच्छा, डीले इन डिपॉजिटिंग द रिक्विजिशन, ये हाईलाइट कर लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ डिपॉजिट। कंपनी इज ट्राइंग टू प्ले वेरी स्मार्ट। अब रिक्विजिशन तो आ गई ना कंपनी के पास, ठीक है, रिक्विजिशन आ गई कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी ने बोला यार ये अगर मैंने एजेंडा में डाल दिया ना वो बवाल क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। एक आइडिया करो, तुरंत मीटिंग का नोटिस इश्यू कर दो, मीटिंग बुला लो, ये टाइम लिमिट के पहले ही मीटिंग बुला। हम उसको बोलेंगे तू लेट हो गया, लेट हो गया, मीटिंग का नोटिस तो चला गया है। इफ आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्विजिशन मैंने डिपॉजिट कर दी, notice of requiring notice of resolution, okay, after depositing the requisition requiring notice of resolution, annual general meeting is called within 6 weeks of deposit। तो मैंने एक ऐसी सजेशन दी कि उसके ऊपर आपको एजेंडा का आइटम बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा मीटिंग में, आपको नहीं करना, तो आपने तुरंत मीटिंग बुला ली विद इन 6 वीक्स, ये बोल के कि सॉरी बॉस आपका तो नहीं इंक्लूड कर पाए, 6 वीक्स नोटिस नहीं था ना, मीटिंग तो पहले ही हो गई थी। आप तो स्मार्ट बन रहे हो, मेरे डिपॉजिट करने के बाद आपने मीटिंग की अरेंजमेंट की है ना, आपको वो एजेंडा में इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर मीटिंग में वो डिस्कस करना पड़ेगा, ये मान के कि मेरा रिक्विजिशन प्रॉपरली टाइम पे मिल गया था आपको, ये मान के इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रॉपरली डिपॉजिटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने ना वो स्टेटमेंट दे सकते हैं ना हम, मैंने बोला मैं स्टेटमेंट भेज रही हूं, मीटिंग में जरा इसको डिस्कस कर लेना। स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, मिस्टर ए जो डायरेक्टर आप अपॉइंट करने वाले हो ना, आपने एजेंडा में लिखा है मिस्टर ए को अपॉइंट, स्टूपिड पर्सन है इसके 4-5 अफेयर्स चल रहे हैं, ये कंपनी पे एक धब्बा है, आपने पता नहीं उसके बारे में क्या क्या लिख दिया यार। ये अगर हम किसी के भी बारे में बोल देंगे ना, उसकी गुडविल, कभी कभार कंपनी की गुडविल, ये अफेक्ट हो सकती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि देखो गवर्नमेंट, ये बंदे ने रिक्वेस्ट दी है, तो ये सब हम लिखेंगे, कैसा लगेगा ना। या फिर जो अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, कौन जाता है कंपनी के पास, कौन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो कंपनी जाएगी या अग्रीव्ड पार्टी वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बोलेगा यार ये स्टेटमेंट हम कैसे दे दें, आप ही बोलो, किसी का गुडविल, रेपुटेशन अफेक्ट हो रही है, ये तो नीडलेस पब्लिसिटी का एक जरिया बन चुका है, नहीं अच्छा नहीं लगता है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ये चीज को या ये स्टेटमेंट को आपको मेंबर्स को देके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट द राइट्स आर बीइंग अब्यूज्ड, आप तो गलत फायदा उठा रहे हो, टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, हम इसके ऊपर आपको वो सर्कुलेट करके रीड करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेक्शन 111। अभी तक तो आया नहीं एग्जाम में, पता नहीं आ भी सकता है, नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करते रहते हैं तो शायद आ सकता है। ओके, ये सब तो हमारा हो गया था पढ़ के। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के पास, रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। हमने अभी तक तो यही पढ़ा है कि ऑल स्पेशल रेजोल्यूशंस, ठीक है, मैंने तो अभी तक यही बताया आपको, ऑल स्पेशल रेजोल्यूशंस हैव टू बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म MGT 14 विद इन 30 days
ऑफ पासिंग। तो जैसे ही मैंने रेजोल्यूशन पास कर ली, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो फाइल करनी है विद आरओसी इन फॉर्म MGT 14। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फाइल करने पड़ते हैं। रेजोल्यूशंस विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो, ऐसी कोई आज तक तो यूनानिमस एग्रीमेंट वाली कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है एक्ट में। ये मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए वो वैलिड रहेगी, ये मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है ऐसे। रेजोल्यूशंस विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनानिमस एग्रीमेंट चाहिए, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। आज तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है एक्ट में, लेकिन अगर आगे जाके आ गया तो वो आपको फाइल करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड या फिर एग्रीमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू, हम हाईलाइट करेंगे, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ whom मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसकी टर्म्स चेंज करने के लिए आपने जो भी रेजोल्यूशन पास किया, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, वो फाइल करो। मैनेजिंग डायरेक्टर है यार, सबसे बड़ा आदमी है अपने कंपनी का। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, हमने पढ़ा था पहले कि सपोज इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसमें 2 क्लासेस हैं। एक शेयर होल्डर फेस वैल्यू 10 होल्ड करता है, फिर शेयर होल्डर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू 5। दीज आर 2 सेपरेट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। उनके राइट्स अलग है, उनकी मीटिंग अलग होती है, उनकी रेजोल्यूशन हमको पास कर उसकी रेजोल्यूशन हमको फाइल करनी है विद आरओसी। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरीली, passed under section 59 of the IBC। ठीक है, resolutions passed in pursuance of section 179 subsection 3। नाउ यहां पर क्या होता है, ये लोन से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहां पर लिख देते हो इट इज रिलेटेड टू लोन्स। नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हाउसिंग। अरे यार, इनका तो काम है लोन देना, कितने लोन्स देते हैं ये लोग, बार बार रेजोल्यूशंस पास करते रहेंगे और फाइल करते रहेंगे, इनका तो कंप्लायंस में टाइम निकल जाएगा। इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कंपनीज को अगर आप लोन से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हो तो आपको फिर फाइल करनी पड़ेगी विद आरओसी। एनी अदर रेजोल्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो इस पे जनरली आपको थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो जो पॉइंट्स है वो आपको एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। अब आ जाते हैं मिनट्स की तरफ। सेक्शन 118, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जनरली। आपने मीटिंग कर ली, ठीक है, मीटिंग हो गई आपकी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया, सब कुछ याद है आपको, 4-5 हफ्ते हो गए, कुछ याद रहेगा? मैम कल पढ़ा हुआ आज नहीं याद रहता। आप बोलते हो मिनट्स मीटिंग के साथ याद रहेगा, नहीं पॉसिबल। अच्छा, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, कोई प्रूफ है? कुछ लिखा ही नहीं आपने। तो लॉ बोलता है कि मिनट्स दे आर अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। सेक्शन 118 में मुझे मिनट्स को मेंटेन करना है, तो 118 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स की, और 119 हम आगे पढ़ेंगे बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स की। तो 118 बात करता है कि मिनट्स मेंटेन करो, कैसे करना है वो बताएंगे। इंस्पेक्शन, किसी को देखना है तो इट एक्ट्स एज अ प्रूफ, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस। अच्छा, प्रूफ क्या होता है कि ये सब डिस्कस हुआ था, यही तो एविडेंस भी है कि आप जानना चाहते हो कि क्या डिस्कस हुआ था, तो ये देखो ये डिस्कस हुआ था, तो एज एन इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते, एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते। अच्छा, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि डायरेक्टर पे किसी ने इल्जाम लगा दिया कि तू भी तो प्रेजेंट था ना मीटिंग में, तेरे को नहीं मालूम? वो बोलते नहीं मैं नहीं था, मिनट्स निकालो देखो वो प्रेजेंट था कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट आ जाते हैं, पर मैं तो था ही, मैं आई एम नॉट अवेयर ओनली। तो बहुत जगह होता है ना, इफ यू आर अवेयर यू आर लायबल। अवेयर कैसे होगा? आई वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो ही मैं अवेयर हूं, मैं तो मीटिंग में था ही नहीं। ये प्रूफ कहां से आएगा? मिनट से आएगा। तो 118 बात करता है मेंटेनेंस की, और 119 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ दोज मिनट्स की। तो मिनट्स आर, हम हाईलाइट करेंगे, रिटन रिकॉर्ड maintained by the company in respect of general meeting, meeting of the board of directors, meeting of creditors, meeting of committee, meeting of every resolution passed by postal ballot। क्योंकि पोस्टल बैलेट में एक्चुअल मीटिंग तो होती नहीं है ना, मिनट्स तो लिखो, पता तो चले कौन से रेजोल्यूशंस पास किए हैं आपने। यहां पर मीटिंग तो होती नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना।
क्यों लिखा है? वरना तो लोग एस्केप कर जाएंगे ये बोल के मीटिंग हुई नहीं, काय के मिनट्स नहीं, पोस्टल बैलेट से वोटिंग तो हुई है ना, वोटिंग का रिकॉर्ड तो लिखना ही है ना आपको। तो मीटिंग ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, कमिटी मीटिंग या फिर पोस्टल बैलेट से पास किए गए रेजोल्यूशंस। आप ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो। यहां पर मीटिंग 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 मीटिंग, लेकिन यहां पर रेजोल्यूशन यूज किया क्योंकि मीटिंग तो हुई नहीं। गेटिंग मी? समझ रहे हो? लॉ बहुत ध्यान से बना है। अच्छा, जो बुक में हम उसको मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं मिनट्स बुक। मैम मैंने ना प्रिंट आउट लेके रख लिया, उसको फाइल कर दिया, नहीं चलेगा। लूज शीट ऑफ पेपर, प्रॉपरली उसको बाइंड करो, बुक बनवाओ एक, या फिर लिखो मैन्युअली। आजकल कौन लिखता है, तो प्रिंट आउट लेके उसको बाइंडिंग करवाओ अच्छे से। सेपरेट मिनट्स बुक विल बी केप्ट फॉर एवरी मीटिंग, हर मीटिंग के लिए अलग रिकॉर्ड। मैम लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि भाई एक एक मीटिंग के लिए एक एक बुक बनाते जाएंगे। तो आप सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर लो साल में, सब मिनट्स का प्रिंट आउट ले लो, फिर उसको एक ही साथ बाइंड कर दो, साल की एक बुक एक मीटिंग की बन जाएगी आपकी। मिनट्स बुक में जो एंट्री होती है, एंट्री वो 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग होनी ही चाहिए। जैसे मीटिंग खत्म 30 दिन, क्योंकि 30 दिन से ज्यादा किसको याद रहेगा? मैम नहीं याद रहता ना। लेकिन तो क्या होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी जो होती है, कंपनी सेक्रेटरी वो होती है, मतलब कोई भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी नोटिंग करता रहेगा नोटबुक में, फिर उसको जाके टाइप कर देंगे और फिर 30 डेज के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। मीटिंग में बैठे बैठे कंपनी सेक्रेटरी कीप्स टेकिंग नोट्स। कहां मेंटेन करेंगे? देखो, अगर जनरल मीटिंग की मैं बात करूं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किया जाएगा परमानेंटली। और अगर मैं बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग की बात करूं तो एनी प्लेस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, रजिस्टर, या फिर एनी प्लेस जो बोर्ड डिसाइड करे, परमानेंट रिकॉर्ड है, ये परमानेंटली आपको मेंटेन करना है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या बोर्ड कहीं पे भी डिसाइड करे वहां पे मेंटेन करना है। इट विल बी इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, और मेरे पास कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं मेरी कंपनी में, एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी की ही जिम्मेदारी है ये। पेजेस शैल बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड, एक के बाद एक आपको नंबर करके उसको प्रॉपरली बाइंड करके बुक बनानी है। लूज शीट्स ऑफ पेपर या अटैचिंग, ऐसे पेस्टिंग, वो नहीं चलेगा। स्टेपल कर दिया वो नहीं चलेगा, नहीं चले। पेपर धागा बांध दिया, प्रॉपर बुक बना। साइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। साइनिंग ईच पेज, ठीक है, हर पेज पे इनिशियल या सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे इनिशियल कर दिया ऐसा छोटा साइन, लास्ट पेज पे पूरा डेट और फुल सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोर्ड मीटिंग की बात करूं, बोर्ड मीटिंग तो हर क्वार्टर में होती है। ये क्वार्टर का चेयरमैन, ये मीटिंग का चेयरमैन अगर अवेलेबल नहीं है तो अगले मीटिंग का चेयरमैन साइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हम 4 बार साल में मिलने ही वाले हैं। तो हु विल साइन? या तो चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग। यहां पर मैंने सक्सीडिंग अलाउ किया है क्योंकि मुझे पता है हम मिलने ही वाले हैं। लेकिन अगर मैं जनरल मीटिंग की बात करूं, जनरल मीटिंग जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, अगर इस एजीएम का चेयरमैन या तो ही डाइड या तो वो फॉरेन चला गया, वो अवेलेबल है, तो मेरे को 1 साल रुकना पड़ेगा, नहीं रुक सकते। या ईजीएम है, मेरे को पता नहीं अगली ईजीएम कब होने वाली है, तो इन दैट केस चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग प्रेफरेबली साइन करता है विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग। लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी, देन अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज, जो जनरली जो अटेंड कर रहा होता है ना मीटिंग, उसको बोलते हैं अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड, वो फिर मिनट साइन कर देगा। आप समझिए ना लॉजिक, कि बोर्ड मीटिंग तो मेरे को पता है होने ही वाली है, ये बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन साइन नहीं कर देता तो अगली मीटिंग का कर देगा। एजीएम साल में एक ही बार होगी तो 30 डेज में कैसे साइन होगा, तो कोई दूसरा बोर्ड मेंबर साइन कर सकता है। ईजीएम तो मेरे को पता नहीं अगली ईजीएम कब होगी, तो अगला कैसे साइन करेगा। तो इसका अगर चेयरमैन ये मीटिंग का अवेलेबल नहीं है, एनी पर्सन, एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड, डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज है, पर्सन नहीं है। बोलते हैं मिनट्स शुड कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी, एक्यूरेट समरी, मतलब सब इंक्लूड होना चाहिए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हर एक चीज, डायलॉग पे डायलॉग, इसने इसको ऐसा बोला, ये झगड़ा हुआ, इसने इसको गाली दी, ये ऐसा पहन के आई थी, सब लिखें।
चेयरमैन डिसाइड करेगा। चेयरमैन डिसाइड करेगा, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये इस पे मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस इस पे मैक्सिमम आते हैं। चेयरमैन डिसाइड करेगा क्या लिखना चाहिए। चेयरमैन बोलेगा नहीं, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है। एनीथिंग विच इज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, अभी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको निकाल रहे हैं, क्यों? किसी ने उसको एक्यूज किया सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन उसमें डिटेल्स लिखना जरूरी है क्या? कि किसको हैरेस किया, कैसे हैरेस किया, क्या क्या किया उसके साथ, ये लिखना जरूरी है क्या? वो लेडी का भी तो सोचो ना, उसके खिलाफ अब इतना नहीं अच्छा लगता है, मत लिखो ये सब, इररेलेवेंट है, इममटीरियल है। अरे मीटिंग में मिलते हैं लोग तो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, यार ये डोनट्स अच्छे नहीं है, इनको कुछ हेल्दी रखना चाहिए। अरे सर किधर जा रहे हो आप हॉलीडे पे? फिर ये सब फ्रेंडली डिस्कशन होती है, इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, आप दिवाली पे कहां जा रहे हो, हॉलीडे की बातें हो रही हैं, ये सब जरूरी है क्या? नहीं नहीं, सब कंप्लीट होना चाहिए। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन बोल सकते हैं निकालो इसको। इट इज डेट्रीमेंटल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। अब दो डायरेक्टर के बीच में इतना झगड़ा हुआ, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, कंपनी को अब्यूज कर रहे थे, ये सब लिखोगे? कोई पढ़ेगा मिनट्स, क्या सोचेगा ये डायरेक्टर्स ऐसे काम करते हैं, कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। मत लिखो, मतलब लिखो कि ऐसा लिखो ना कि दे हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, उसने इसको ये गाली दी, इसने इसको ऐसा बोला। वो लिखने की क्या जरूरत है? क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, दैट इज लेफ्ट एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर, ये ऑफ द चेयरमैन, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए, ये लिखना ही है सेंटेंस आपको, केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो। इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, एक ब्रीफ रिपोर्ट हम लिख देंगे मिनट्स में, ब्रीफ रिपोर्ट कि पोस्टल बैलेट कंडक्ट हुई थी, ये रेजोल्यूशंस पास हुए थे, ये रिजल्ट आया है रेजोल्यूशन का, वो मिनट्स बुक में, समरी ऑफ स्क्रूटनी ये मिनट्स बुक में हम लिखेंगे। मीटिंग तो हुई नहीं ना, लेकिन लॉ बोलता है मिनट्स बनाओ, देखो बोलते हैं मिनट्स बनाओ, इधर ये मिनट्स बनाओ, क्या लिखेंगे मिनट्स में वो भी आप ही बता दो। द फैक्ट की मीटिंग कंडक्ट हुई थी, हमने ये रेजोल्यूशंस पास किए, ये रिजल्ट आया, ये स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट है, ये मिनट्स बुक में लिखेंगे विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। अच्छा, मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है, कौन कर सकता है? पहली बात तो कहां रखी है, कहां जाए इंस्पेक्ट करने? रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां पर रखी होगी मिनट्स बुक। इट कैन बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू मेंबर्स, ये आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि मेंबर के अलावा और कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेंबर्स इंस्पेक्ट करेंगे। कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, विदाउट एनी चार्ज, मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन, मैंने अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया, सारे अलग पॉइंट्स हैं। कौन इंस्पेक्ट करेगा? मेंबर्स। इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय मेंबर्स, नॉट डायरेक्टर और क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन। ये दोनों रिलेटेड है, इसलिए मैंने सेम इंक यूज की है। सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं मिनट्स। जनरल मीटिंग के मिनट्स है, बोर्ड मीटिंग के थोड़ी ना है, जनरल मीटिंग के है ना। कब देख सकते हैं? बिजनेस आवर्स। लेकिन बिजनेस आवर्स में वो कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 6:30 बजे आ रहा है, दिन में 2 घंटे निकाल दो ना, 11 से 1 के बीच में देख लेना, तो वो टाइम पे आके देखेंगे। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ फीस की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा देने की, तुम्हारी मीटिंग है। अच्छा, मेंबर को कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, दे दो। 10 रुपीज पर पेज, उससे कम ही चार्ज होगा, 10 रुपीज तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज मैक्सिमम चार्ज पे आपको कॉपी भी दे देंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री है, सॉफ्ट कॉपी ले लो, वो फ्री है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेंबर सॉफ्ट कॉपी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो फ्री है, उस पे उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। रिक्वेस्ट फॉर सॉफ्ट कॉपी वो फ्री है, ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इंस्पेक्शन से रिलेटेड,
छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स इंस्पेक्ट, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टर को इंस्पेक्ट करने हैं मिनट्स, नहीं चलेगा, सिर्फ मेंबर ही इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7 दिन में आपको कॉपी भी मिल जाएगी, फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी, प्रिंट आउट, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी जो वो तो फ्री में मिल जाएगी, पिछले 3 साल के अगर आपको देखने हैं तो मिनट्स। मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आजकल फिजिकली कौन मेंटेन करते हैं? अरे टैली जैसा सिस्टम आ गया यार, एक बटन दबाओ पूरा ट्रायल बैलेंस रेडी, एक बटन दबाओ सारा लेजर रेडी, सब कुछ आ जाता है। तो कौन बनाता है फिजिकल फॉर्म में? और बड़ी बड़ी बिजनेसेस होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में तो बना ही नहीं सकते, पागल हो जाएंगे वो, इतने ट्रांजैक्शंस हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, रजिस्टर्स जो हैं, तो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया, मिनट्स हो गए, यू मे कीप इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उनकी इंस्पेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली करवा सकते। अब मिनट्स है इलेक्ट्रॉनिकली बने हैं, किसी को भी कॉपी चाहिए दे दो, उसको एक प्रिंट आउट दे दो। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसी की इंफॉर्मेशन डालनी है, कंट्रोल F करके पूरे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेजर देखना है किसी का, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्स, कुछ भी, सब पॉसिबल है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके सिस्टम में डाल दो ना, ऑडिटर क्लिक करेगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, अरे उसका वाउचिंग वेरिफिकेशन सब हो जाएगा वहीं पे। आपकी मर्जी, आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो। एवरी लिस्टेड कंपनी, सही बात है, लिस्टेड को तो कोई छोड़ा ही नहीं हमने, कंपनी हैविंग मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स मे मेंटेन द रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हमने वैसे सबको कंपलसरी नहीं किया है, आपकी मर्जी है, लेकिन लिस्टेड कंपनी को मे वर्ड लिखा है लेकिन उनको करना ही है, एंड हैविंग मोर देन 1000 मेंबर्स, उनको तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है। Managing Director, Company Secretary, Managing Director, Company Secretary, any other director or officer as the board may decide will be responsible for maintenance and security of these electronic records. Security मतलब बैकअप्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि नहीं, जो ऑथराइज पर्सन है वही उसको एक्सेस कर सकता है नहीं, सर्वर्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली इन इंडिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमको मेंटेन मतलब उनको ध्यान देना है। ये दिया है मेरे रूल 27 में, ये दिया है रूल 28 में, और ये दिया है रूल 29 में। ठीक है, सच रिकॉर्ड्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। हम आपको कॉपी भी दे देंगे, मैक्सिमम 10 रुपीज चार्ज कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन तो डर लगता है आजकल बोलने को, मत पढ़ के जाओ, इंस्टीट्यूट ने वही पूछ लिया तो क्या करेंगे, अभी तो ट्रेंड ही नहीं सेट हो पाता है। Minutes must contain a true and fair summary of the affairs of the meeting. ठीक है, Can the chairman direct exclusion? Some shareholders बोलते नहीं सब लिखो, सब लिखो, चेयरमैन तू नहीं बोल कुछ, सब लिखना चाहिए। भाई चेयरमैन की एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, वो डिसाइड करेगा आपके मिनट्स में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो वो डेट्रीमेंटल वाला जो पार्ट है वो पूरा लिखोगे। इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन, उसकी मर्जी है, वो बताएगा कि इट इज डिफैमेटरी, इररिलेवेंट, डेट्रीमेंटल, ही कैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, ही विल बी द फाइनल अथॉरिटी। अगर वो बोलता है नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। चेयरमैन डिसाइडेड टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर्स, मेंबर बोलते हैं नहीं कंप्लीट होना चाहिए, सेम क्वेश्चन, हम नहीं डिसाइड, चेयरमैन डिसाइड करेगा। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनी की अपनी एनुअल जनरल मीटिंग थी ऑन 15 सितंबर। मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर वी, द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनुअल जनरल मीटिंग है, साल में एक ही बार होती है। On 17th September, the chairman, without signing the minutes, left India to look after his father who fell sick in London. अब AGM है, हम वेट नहीं कर सकते अगले AGM की, क्या करे वो चेयरमैन तो गया, वैसे 30 डेज में उसको साइन करना चाहिए। 15 तारीख को मीटिंग थी, 17 तारीख को तो निकल गया वो बिना साइन किए। हाँ तो कोई भी डायरेक्टर बोर्ड ऑथराइज करेगा, वो साइन कर लेगा। So as per section 118, the minutes have to be signed by the chairman of the same meeting within 30 days, or in the event of his death or inability by then by a director duly authorized by the board. तो बोर्ड बताएगा, वो डायरेक्टर साइन करेगा। अगर वो नहीं है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करो, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, डायरेक्टर को ऑथराइज करो,
और वो फिर मिनट्स को साइन करेगा। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में अभी बस दो ही सेक्शंस रह गए, रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। हम सिर्फ प्रूफ जानना चाहते हैं कि आपने एजीएम बुलाई थी ना, तो एक रिपोर्ट दे दो, एजीएम बुलाई थी, कब बुलाई थी, कौन सी डेट थी, कितने मेंबर्स ने अटेंड किया, कितने डायरेक्टर्स आए थे, सब लिखो, कोरम प्रेजेंट था कि नहीं, एक रिपोर्ट बनाओ। लेकिन हम सब कंपनीज को तंग नहीं कर रहे इसके लिए। इट विल बी बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड है, पब्लिक है, कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रूफ है कि मीटिंग बुलाई थी हमने। कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट कंफर्मिंग दैट द मीटिंग वाज कन्वीन्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड। बस ये प्रूफ है कि हमने मीटिंग बुलाई थी। रिपोर्ट विल बी फाइल्ड विद आरओसी इन एमजीडी 15 विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। वो था ना एनुअल रिटर्न, वो 60 डेज में था ऑफ एजीएम, ये 30 डेज में। तो जो एनुअल रिटर्न था सेक्शन 92 में हमने पढ़ा था, एनुअल रिटर्न, उसका फॉर्म नंबर याद है, एमजीटी 7, और स्मॉल कंपनी के लिए, ओपीसी के लिए 7A। ये एनुअल रिटर्न होगा विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम में। और ये जो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट ऑफ एजीएम, ये जाएगा 30 डेज ऑफ एजीएम में। इसका है फॉर्म एमजीटी 15। ठीक है। दिस रिपोर्ट विल बी इन एडिशन टू द मिनट्स। आप ये नहीं बोलते रिपोर्ट हो गई ना, हमने लिख दिया क्या क्या डिस्कस हुआ था, मिनट्स तो बनाने ही है, ये तो आरओसी के पास जाएगा ना। अच्छा, ये साइन कौन करेगा अभी? नाउ इट विल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। लेकिन अगर वो चेयरमैन साइन नहीं कर सकता है, देन इट विल बी साइंड बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और एक कंपनी सेक्रेटरी। लिस्टेड कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है। 2 डायरेक्टर में से 1 शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनमें 1 मैनेजिंग डायरेक्टर विल साइन अगर है, और एक कोई भी दूसरा डायरेक्टर साइन कर लेगा और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगी। ठीक है। द रिपोर्ट विल कंटेन द डेट, आवर, टाइम, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन अपॉइंट किया गया था उसका फैक्ट, कैसे अपॉइंट किया, नंबर ऑफ मेंबर्स हु अटेंड द मीटिंग, कोरम आया था, बाकी सब जो एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है वो कंप्लाई हुए थे, बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट हुआ था, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग, चेंज ऑफ वेन्यू एंड अदर पर्टिकुलर्स। तो हमको सिर्फ बताना है कि मीटिंग हुई थी कंपनी की, बस। फेलियर विल अट्रैक्ट पेनल्टी दैट यू हैव टू लर्न। लास्ट सेक्शन जो है, applicability of this act, this chapter to OPC, not act, this chapter to OPC, section 122. Application of this chapter मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, कोरम, प्रॉक्सी से रिलेटेड, नोटिस ऑफ द मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओ, एजीएम बुलाओ, ये सब क्या ओपीसी को अप्लाई करेगा। नाउ अगर मैं आपको एजीएम या ईजीएम की बात करूं, ओपीसी को एजीएम या ईजीएम करने की जरूरत नहीं है। यार एक बंदा है, क्या डिस्कस करेगा? उसको सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने ये रेजोल्यूशन पास की है, ये मेरा वोट है, मिनट्स में लिख देगा, मतलब कि वो मीटिंग हो गई है। फॉर सेक्शन 114, एनी बिजनेस which is to be transacted at AGM or other general meeting of the company by means of ordinary or special resolution, 114 resolution की बात करते हैं। It shall be sufficient if the resolution is communicated by the member to the company। तो मेंबर ने कंपनी को बता दिया कि देखो ये मेरा डिसीजन है, मिनट्स बुक में उसकी एंट्री हो गई, मिनट्स उसने साइन करके डेट कर दी, तो हम मानेंगे कि उस डेट पर मीटिंग हो गई और रेजोल्यूशन पास हो गई। कोई मीटिंग वीटिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आता है, कंपनी को बोलते हैं कंपनी, मेरी कंपनी कौन है, कुछ नहीं बोलते, बस मिनट्स बुक में एंट्री कर देता है, साइन कर देता है, मतलब रेजोल्यूशन पास हो गई।
वापस पढ़ेंगे. He will communicate the resolution to the company, enter it in the minutes book, sign and date the minutes book. Such date shall be deemed to be the date of the meeting for all the purpose. ये डेट पे आए, मिले, रेजोल्यूशन पास हुई, हो गया काम खत्म. Provisions of section 98 and section 100 to 111 shall not apply to OPC. ये कौन से सेक्शंस की बात हो रही है? सेक्शन 98 क्या है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल EGM. ये अप्लाई नहीं करेगा, करनी ही नहीं है मीटिंग. तो 100 क्या बोलता है? एनुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग. फिर इसमें आ जाएगा नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम, प्रॉक्सी. ये सब कुछ हमें अप्लाई नहीं करेगा. इसमें तो सारे वोटिंग के भी प्रोविजंस आ गए ना. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पोस्टल बैलेट, सब आ गया 111 तक. अच्छा, अगर मैं बोर्ड मीटिंग की बात करूं, अगर मेरे ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 होते हैं. उससे ज्यादा करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो. वेयर देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर फॉर द बिजनेस विच इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द बोर्ड मीटिंग, इट इज सफिशिएंट if the resolution is entered in the minutes book. ठीक है, डायरेक्टर ने मिनट्स बुक में लिख दी, मिनट्स बुक को साइन और डेट कर दिया. That date will be deemed to be the date of the board meeting for all the purpose of the act. तो कुछ नहीं करना है, आपको आना है, मिनट्स बुक में एंट्री करनी है, साइन करना है, डेट लिखनी है. हम मान लेंगे कि वो डेट पे मीटिंग हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गई. तो स्टूडेंट्स, ये था प्रोविजन एप्लीकेबल टू अ 1 पर्सन कंपनी. ये जो चैप्टर है वो 1 पर्सन कंपनी को किस तरीके से अप्लाई करेगा, क्या प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, वो यहां पर हमारा चैप्टर एंड होता है विद ऑल द इंपॉर्टेंट लिमिट्स, प्रोविजंस, जो मुझे लगता है 1 डे बिफोर द एग्जाम आपको ये सब बहुत काम में आएगा. तो ये आप अभी पढ़ो, बाद में पढ़ो, पढ़ते रहो, स्टे इन टच विद द लिमिट्स, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. आई होप कि आपने बुक के स्टार्ट में मैंने आपको एक QR कोड दिया था, उससे आपने पेनल्टी चार्ट डाउनलोड कर लिया होगा. आई होप आपने वो किया है. ये QR कोड है, इसका पेनल्टी चार्ट आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपके सारे प्रोविजंस और पेनल्टी सब कवर हो जाए. ठीक है, पेनल्टी चार्ट में सारी पेनल्टीज आपको मिल जाएंगी एक ही साथ. और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर खत्म हुआ. अब आपका होमवर्क कंपाइलर के क्वेश्चंस करने खुद से, फिर मेरे साथ वीडियो डिस्कस करोगे, और इसके बाद MCQ भी करके तैयारी रखना, क्योंकि दोनों वीडियो साथ में डालूंगी, कंपाइलर और MCQ का. ठीक है, तो स्मार्ट बुक में से जो सिंपल MCQs है वो करके रखना और फिर मेरे साथ डिस्कस करेंगे. तो अभी आपका होमवर्क है, अब सुनो मेरी बात. डोंट डायरेक्टली जम्प टू कंपाइलर ये सोच के कि यार अभी तो आता है सब कुछ, अभी तो पढ़ लिया. 2 दिन निकालो, ये पूरा रिवाइज करो. ठीक है, पूरा रीड करो, लर्न करो, फिर कंपाइलर के क्वेश्चंस करना. कंपाइलर में से 4-5 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करना, बहुत फायदे में रहोगे. और फिर MCQ सॉल्व कर लेना. ठीक है, फिर आप मेरे साथ वो वीडियो में डिस्कस करना. हम नोट्स लिखेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो बताऊंगी. लेकिन पहले 2 दिन डाल के रिविजन कर लो. अभी जितना टाइम डालोगे एग्जाम के लिए उतना ही फायदे में रहोगे. तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मेरा ये लेक्चर भी खत्म हुआ. नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अब रिलैक्स करो, मेजर जो पोर्शंस है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं. पढ़ते रहो, मेरे ही टेक्स्ट बुक में से आपको सब कुछ करना है, वही लर्न करते रहो, लिख के प्रैक्टिस करो, कंपाइलर के क्वेश्चंस करो, फॉर्मेट वहां पे दिया हुआ है वो फॉलो करो, एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर एग्जाम. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर एवरीवन.